नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जीके 21। तो फाइनली आप लोगों के बीच में आ चुका हूं और आप सबको पता है कि अभी जो है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज और एकदम जीरो से सब कुछ हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके परीक्षा में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको सारे सेक्शन को कंप्लीट करना है ना। तो अभी जो है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज। यहाँ पे लिख देता हूँ एनसीईआरटी का जो है साइंस वाली सीरीज है ना। एनसीईआरटी साइंस की बात कर ले, है ना। कंप्लीट यहाँ पे हम लोग साइंस पूरा कर रहे हैं। तो अभी हम लोग 9th क्लास के एनसीईआरटी को पूरा कर रहे हैं। लगभग ये अब समाप्ति होने वाला है, जो कि आप देखोगे मतलब आज कंप्लीट हो जाएगा रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का पहला जो चैप्टर था फ्रेंड्स, हमारे आसपास के पदार्थ, ये पूरा कर चुके हैं। और इसका देखो, इसका ना आपको ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों का पूरा करवा दिया हूँ ना, एमसीक्यू क्वेश्चन भी ये पूरा करवा दिया हूँ, जाके देख लेना। तो एक तो हम आपको थ्योरी कंप्लीट करवा रहे हैं और एक जो है हम आपको जो सीरीज़ दे रहे हैं वो एमसीक्यू सीरीज़ है ना। टॉपिक वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कर लीजिएगा। किसी भी परीक्षा में बैठोगे साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरा टॉपिक जो हम लोगों का था हमारे आसपास के पदार्थ, ये भी पूरा करवा दिया हूँ। तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि कह सकते हो रसायन विज्ञान का ये पूरा जड़ है ना। तो ये भी पूरा करवा दिया हूँ। आज के वीडियो में ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु संरचना, पूरा कर लेंगे और साथ में हम आपको हैंड रिटेन नोट्स भी प्रोवाइड करवा देते हैं शुद्ध एनसीईआरटी है ना। तो एनसीईआरटी का आप दोनों सीरीज करिएगा। एक तो हम आपके को जो है यहाँ पे थ्योरी वाला सीरीज करवा रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, साथ में एक एमसीक्यू सीरीज करवा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन जो लिया जाता है पूरे फुल्ली एनसीईआरटी है और सारे क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना। फैक्चुअल क्वेश्चन भी रहता है इसमें, और आपको पता है कि मिलान करने वाला क्वेश्चन आता है तो वो भी रहता है। तो वो सब टाइप का क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। तो और यहाँ पे बायो की बात कर लूँ तो बायो पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ। पहला जो चैप्टर था आप लोग का जीवन की मौलिक इकाई है ना, पूरा करवा दिए हैं। टिश्यू भी पूरा है और जीवों में विविधता, ये तीनों चैप्टर देखो मैं आपको पुनः कराऊँ। आप लोग का 9th का पूरा और 10th का, 11th का, 12th का, 6, 7, 8, ये सब का जो है एक साथ में हैंड रिटेन नोट्स जो है आपके बैच में कंपाइल करके दे दिया हूँ। कुछ लोग बोलते हैं सर नोट्स एक साथ मिलेगा, हाँ एक ही साथ हम दे दिए हैं, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ नोट्स। तो आज जो है हम लोग कर लेंगे पूरा रसायन विज्ञान है ना, उसके बाद फिजिक्स शुरू हो जाए। पहले अभी जो हम आपको वीडियो देते हैं, वीडियो को देखिएगा, नोट्स को प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लीजिएगा। एकदम उम्दा तरीके से सारी चीज़ें समझाया गया है, आसान भाषा में, ध्यान से देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन परीक्षा में इसके बाहर नहीं जाएगा ना, क्योंकि नोट्स में जो कंपाइलेशन होता है ना वो 9th 11th का कंपाइलेशन होता है ना। और 10th का तो जाहिर सी बात है, क्योंकि परमाणु संरचना पढ़ोगे ना तो 9th में देखा जाए अभी जो हम आपको करवाएंगे तो सारी चीज़ें कवर नहीं होता है, तो वो 11th का सारे डेटा इसमें मेंशन कर दिया गया नोट्स में, आप देखोगे तो है ना। एक एक बातें, एक एक चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसे रट लेना है, ठीक है। 1 से लेके हम आपको जो बोले थे ना कि भाई आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले 1 से लेके 20 तक का आपको एलिमेंट याद रखना है ना, उसका परमाणु क्रमांक। उसके बाद यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान जो है लगभग दुगुना होता है, तो ये याद कर लोगे ना। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है हाइड्रोजन का, हीलियम का 2 है ना, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है। आप देख सकते हो इसका सिंबल भी, जैसे मैं आपको बोलूँगा कार्बन तो जैसे ही सी लिखूँगा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए अच्छा कार्बन, और इसका परमाणु क्रमांक 6 इतना। नाइट्रोजन का 7 है ना, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियोन का 10 है ना, सोडियम का 11 है, उसके बाद मैग्नीशियम का 12 है, एल्युमिनियम का 13 है ना, सिलिकॉन का 14 है, परमाणु क्रमांक मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद फास्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है, और फ्लोरीन का आप देख सकते हो है ना, फ्लोरीन है या क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 है, आर्गन का 18 है, और पोटेशियम है ना यहाँ पे 19 है, और कैल्शियम का 20 है। 1 से लेके 20 तक आपको याद रखना है, रट लेना है। इसका ना अब याद करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। 5-5 का पेयर बना लो है ना, जैसे हाइड्रोजन से लेके बोरॉन तक एक बना लो, उसके बाद 6 से लेके 10 तक नियोन तक एक बना लो, ऐसे पैर बना के रट लो, ठीक है। ये रटना पड़ेगा ना, इसका सिंबल भी है ना, जैसे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, ये रटना पड़ेगा इस तरीके से। उसके अंदर पे सोडियम से लेके और आपको कहाँ तक फास्फोरस तक एक पेयर बनाना है ना। 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा ना, याद हो जाएगा। आप सल्फर से लेके 16 से लेके 20 तक इस तरीके से पेयर बना के याद कर लोगे, एकदम याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको काम देगा है ना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि मत पूछे। इससे पहले जो हम आपको तीसरा चैप्टर जो पढ़ाए थे 9th क्लास की रसायन विज्ञान की मैं बात कर लूँ तो उस चैप्टर को जाके बहुत अच्छे से कर लेना। उसमें मैं आपको कैसे फार्मूला बना सकते हैं, फार्मूला कैसे लिख सकते हो, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन, हालांकि इसमें भी चर्चा करेंगे, इस टॉपिक में डेप्थ में चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें हम आपको बैलेंस ही निकालना बता दिया, कैसे जो है संयोजकता निकाल सकते हो, आयन क्या होता है, धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है, सूत्र कैसे बना सकते हो। सूत्र आपको रटने की जरूरत नहीं होता है, आप बनाना सिखा दिया हूँ है ना, इससे पहले वाला चैप्टर में, तो जाके जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग जो पूरा करने वाले हैं आप देख सकते हो, आज रसायन विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा 9th क्लास के एनसीईआरटी का, ठीक है।
अध्याय 4 है और चैप्टर का नाम है क्या भाई, आप देख सकते हो, परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो इस अध्याय में क्या क्या पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, तो आप देख सकते हो पहला यहाँ पे पॉइंट्स कवर करेंगे कि पदार्थों में आवेशित जो कण होता है उसको देखने वाले, परमाणु संरचना को देखने वाले हैं, टॉमसन का जो है परमाणु मॉडल बहुत पूछता है उसे देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रदरफोर्ड का जो है परमाणु मॉडल जो इन्होंने दिया था उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं यहाँ पे बोर का, नील्स बोर का जो परमाणविक मॉडल इन्होंने दिया था, है ना, नील्स बोर। तो नील्स बोर का परमाणविक मॉडल को हम लोग यहीं पे देखने वाले हैं। यहीं पे हम लोग जो है न्यूट्रॉन के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं अलग अलग कक्षा में। ऐसे कक्षा हम आपको बोले कि ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, इसका अलग अलग नाम है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा में कितना, तीसरा में कितना, तो यही है ना। तो इस पॉइंट को कवर करेंगे और एकदम जीरो से यहाँ पे भी सीखेंगे। अब यहीं पे फिर से वही चीज़ है जो आप पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे, संयोजकता। हालांकि पिछले क्लास में ही पढ़ा दिए थे, जो कि शुद्ध आप जब लिखोगे ना तो संयोजकता इंपॉर्टेंट है, पिछले कक्षा में आपको बता दिया, लेकिन यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। और देखो मेरे भाई, जो हम अभी आपको जो चार्ट बताए ना हैंड नोट्स में, वो चीज़ें आपको यहाँ भी दिखेगा। हम आपको बताया ना कि इसमें 1 से लेकर 18 तक दिया गया है, लेकिन हम आपको बोले हैं 1 से लेकर 20 तक आपको रट लेना है ना। बहुत आसान है, 5-5 का पेयर बनाना। जैसे हाइड्रोजन की बात कर ले, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिएगा तो 1 नंबर पे आता है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, ब्रोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है ना, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है। इसमें 18 एलिमेंट है और इसका जो है परमाणु क्रमांक भी आपको देख सकते हैं। और द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान लगभग दुगुना होता है। इसमें प्रोटॉन की संख्या भी दिया गया है, आपको दिखेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दिया गया है ना। जितने परमाणु क्रमांक होता है उतने जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। कौन सा, तो उदासीन जो है ना एलिमेंट में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, जो उदासीन परमाणु होता है ना उसमें। तो ये सब हम हालांकि निकालना सिखा देंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रटने की जरूरत नहीं है। बशर्ते आपको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांक याद कर लेना है ना, ये वाला। देखो सीक्वेंस वाइज में हाइड्रोजन 1 नंबर, 2 नंबर पर हीलियम, इस तरीके से आपको दिखेगा। चलिए अगला पॉइंट्स जो है जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परमाणु संख्या और परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। यहीं पे निकाल लेंगे हम लोग, एकदम सिखा दूंगा। तो परमाणु संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, उसे देखेंगे। यहीं पे एक चीज़ और देखते हैं, समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, इसी अध्याय में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे संभारिक दिखेगा, इसे पूरा करेंगे और ये चैप्टर आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट। और लास्ट में जो है आप देख सकते हो कि 1 लाइनर क्वेश्चन दिया गया है सारे, ठीक है ना, इसे भी हम आपको पूरा करवा देंगे। और ध्यान दे, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अभी हम आपको एनसीईआरटी का जो MCQ सीरीज़ करवा रहे हैं, इसे बिल्कुल मत मिस करना, ठीक है। अभी एक चैप्टर करवा दिया हूँ, हमारे आसपास के पदार्थ, जाके पूरा कर लेना। और हम लोग 1-2 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे 9th क्लास की MCQ, है ना। थ्योरी तो आप कंप्लीट ही कर रहे हैं, उसके बाद MCQ भी करना जरूरी है। चलिए बढ़ क्वेश्चन की तरफ और एक एक पॉइंट्स को हम लोग कवर करते हैं। तो हम आपसे पहले बोले हैं कि हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे, है ना। जिनको टू दी पॉइंट पढ़ के निकालना है, नोट्स दे दिया हूँ, नोट्स से पढ़ा दिया हूँ, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो बाकी MCQ सीरीज बिल्कुल मत मिस करिएगा, है ना, सारे टॉपिक का। तो देखो कह रहा है कि अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ना, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक बार हम आपको समझा देते हैं फिर, ताकि आपका रिविजन हो जाए कि यहाँ पे परमाणु क्या होता है ना, परमाणु क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे तत्व क्या होगा, अणु क्या होता है, हम लोग यौगिक किसे कहते हैं। परमाणु को एटम कहते हैं इंग्लिश में, तत्व को एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, अणु को मॉलिक्यूल कहते हैं भाई, और यौगिक को जो है आप सबको पता है क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं, है ना, कंपाउंड कहते हैं। अब देखो इसमें समझना कैसे, जैसे बहुत आसान है। परमाणु किसे बोलोगे भाई, पिछले वाले वीडियो में बताए थे। तत्व किसे बोलिएगा आप, यहाँ पे अणु किसे बोलिएगा, और साथ में यौगिक किसे बोलेंगे आप। तो हम क्या करते हैं, एक ही हम आपको एग्जांपल देते हैं भाई, ताकि आपको लगातार दिमाग में बना रहे कि मान लो कि जिस पेन से आप लिख रहे हो, यह एक पदार्थ है ना। मान लो कि ये पेन है भाई, जिस पेन से आप लिख रहे हो, तो इस पेन का जो सबसे छोटा कण होगा ना, एकदम बहुत टुकड़े करते जाओगे, एकदम इतना टुकड़ा कर दोगे, इतना छोटा होगा कि आप अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो, वैसे नहीं देख सकते, एकदम छोटा सा कण। तो इस पेन का जो सबसे छोटा कण होगा, सबसे जो छोटा कण होगा भाई, यही क्या कहलाता है, परमाणु। पेन का सबसे छोटा कण, तो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा इकाई, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु। परमाणु समझ लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगला आप क्वेश्चन आएगा कि सर तत्व किसे बोलेंगे भाई, आप तत्व किसे बोलोगे, तो आप ये सर तत्व ना, जैसे हम यहाँ पे एक डायग्राम और बनाते हैं। मान लो कि ये क्या है, कि यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है ना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन के अलावा दूसरा परमाणु नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणु है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो तत्व है, ये एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु से बना है, तो मतलब
एक ही प्रकार के परमाणु से बना है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना है ये हाइड्रोजन के तत्व, है ना। तो आप बोल सकते हो कि जो एक ही प्रकार के परमाणु से, अगर आपको इसका डेफिनेशन देना है तो आप बोल सकते हो कि तत्व वह शुद्ध रासायनिक पदार्थ है, तत्व जो है वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है ना। तो देखो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर, जैसे हाइड्रोजन का तत्व की बात कर ले तो सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बना है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको मिल गया कि भाई परमाणु क्या है और ये तत्व क्या है। अब देखो अणु किसे कहोगे, है ना, आप अणु किसे बोलोगेगा, तो यहाँ पे अणु के बारे में अगर पूछा जाए, अणु आप किसे बोलोगे तो आप कहिएगा दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक परमाणुओं का वह समूह होता है जो रासायनिक रूप से आपस में जुड़ा होता है और स्वतंत्र रूप में क्या होता है, ये अस्तित्व में रह सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे एक कंडीशन है, ये जो अणु होता है भाई ये दो या दो से अधिक, कम से कम दो या उससे अधिक परमाणु से मिलकर बनता है। इसमें दो अलग अलग परमाणु भी होते हैं और एक ही प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये ऑक्सीजन का अणु है ना, तो देखो इसमें क्या है भाई, तो दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, O2 बना। अगर यहीं पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे चूंकि इसमें क्या है, अब देखो यहाँ पे एक ही प्रकार के परमाणु है, एक ही प्रकार के परमाणु है, और यहाँ पे हम लिखते हैं जल का, यहाँ पे लिखेंगे जल की अणु की बात कर ले तो यहाँ पे H2O है। तो देखो H2O यह भी क्या है, अणु है, जो कि इसमें क्या है भाई, तो आप कहिएगा सर इसमें दो अलग अलग, है ना। आप देखोगे तो हाइड्रोजन क्या गो है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन क्या गो है, दो गो, ऑक्सीजन क्या गो है, एक गो। तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग भी तत्व दिखेगा और एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक तत्व भी, परमाणु भी दिख सकता है, परमाणु भी बोल सकते हो या तत्व भी बोल सकते हो। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट रहता है कि सर आपने अभी बोले कि दो या दो से अधिक जो है परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण होता है, और यहाँ पे दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से भी आप देख पा रहे हो कि परमाणु बन रहा, अणु बन रहा है ना। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब एक प्रश्न जो है ना उठता है, बहुत लोग गलती यहीं पे करते हैं, ये कि एक मिनट में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो है यौगिक किसे बोलोगे, तो भाई यौगिक आप देख सकते हो कि दो अलग अलग तत्व होना चाहिए, है ना, और एक इसका निश्चित अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, दो अलग अलग, एक ही प्रकार के तत्व नहीं, दो अलग अलग तत्व होना चाहिए, है ना, दो अलग अलग तत्व होना चाहिए, कम से कम दो, उससे अधिक है तो और होना चाहिए, अच्छी बात है। तो दो अलग अलग तत्व से दो अलग अलग तत्व को जो है, तत्व को मिलाने से किसका निर्माण होता है, यौगिक का, है ना। और ध्यान रहे उस तत्व का एक निश्चित अनुपात होता है ना, पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, नोट्स में सब कुछ मेंशन करते हैं, एक निश्चित अनुपात होगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे H2O लिखते हैं तो आप कहिएगा सर यह तत्व भी है और ये जल का अणु भी है, बिल्कुल है भाई, है ना। तो ध्यान रखना, तो इसमें क्या है, एक फिक्स रेशियो है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो देखो हाइड्रोजन दो गो है और ऑक्सीजन क्या गो है, एगो है, तो इसका एक फिक्स रेशियो है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हो देखो दो अलग अलग तत्व होना चाहिए एक ही प्रकार का। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं कि O2, तो क्या ये यौगिक है, नहीं है, है ना। यहाँ पे O3 भी लिखूंगा तो ये यौगिक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें O3 की हम लोग जैसे बात करते हैं तो भाई O3 में तीन गो क्या है भाई, ऑक्सीजन है और एक ही प्रकार का ऑक्सीजन है, इसलिए एक ही प्रकार के ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, दो अलग अलग प्रकार के तत्व को मिलने से किसका निर्माण होता है, यौगिक का। तो आप बोल सकते हो कि सभी यौगिक तो क्या हो सकता है, अणु हो सकता है, सभी यौगिक अणु हो सकता है, लेकिन सभी अणु यौगिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे भाई, आपने परमाणु समझ लिया, तत्व समझ लिया, अणु समझ लिया और यौगिक समझ लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, ये चारों कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में बहुत काम आएगा, है ना। चलो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कह रहा है कि अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से जो है मिलकर बने हैं और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं, बिल्कुल। तो प्रश्न उठता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है। तो पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि भाई यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों है। तो आप एक लाइन में आंसर दोगे कि सर आपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए थे ना कि जैसे ये हाइड्रोजन की परमाणु है ना, तो हाइड्रोजन की परमाणु की बात कर ले तो हाइड्रोजन की परमाणु, और यहाँ पे मैं बात कर लूँ हाइड्रोजन के बाद हीलियम की बात कर लेता हूँ, है ना, यहाँ पे लिथियम का बात कर लेता हूँ, बेरिलियम की बात कर लेता हूँ। तो हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक क्या है, एक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या एक होगा, तो ये छोटा होगा, हीलियम उससे बड़ा होगा, लिथियम उससे बड़ा होगा, क्योंकि इसके परमाणु क्रमांक 3, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा, और सब एक आकार का नहीं होता है तो इसलिए भिन्न होता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो किसी तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जाहिर सी बात है, प्रोटॉन की संख्या अलग होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग होगा। तो करके प्रोटॉन, दोबारा सुनिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि किसी तत्व के परमाणु
दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें उनके नाभिक में है ना प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। इसी प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि जैसे हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक क्या है भाई, 1 है, हीलियम की क्या है भाई, 2 है, लिथियम का 3 है। तो देखो इसमें 1 प्रोटॉन होगा, इसमें भी 2 प्रोटॉन होगा। तो ये प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, तो इसी कारण से ये भिन्न है। समझ रहे हो ना। और ये सारी चीज़ें हम आपको डायग्राम से समझा देते हैं ताकि आपके माइंड में कभी भी केमिस्ट्री नहीं पड़ेगा ना तो यार समझ में आएगा। अब इससे आसान कौन पढ़ा सकता है, जाके यूट्यूब पे देख लेना। चलो, तो ये कह रहा है तो भिन्न क्यों है, तो इसका आंसर मिल गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं। तो देखो भाई, परमाणु वास्तव में अविभाज्य नहीं है। ये मान्यता कब तक था, जॉन डाल्टन तक था, मतलब कि 18वीं सदी के लास्ट तक ये मानना था, है ना, कि भाई परमाणु को और विभाजित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अविभाज्य कण है। लेकिन अभी आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे चल के कई सारे जो है वैज्ञानिक और आते हैं और आगे चल के आपको पता चलेगा कि परमाणु के अंदर भी अलग अलग जो है छोटे छोटे कण होता है। परमाणु के नाभिक में आप सबको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो परमाणु तो भी विभाजित कण है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे डाल्टन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इनके द्वारा परमाणु सिद्धांत दिए गए थे, वो कौन सा था, रदरफोर्ड का पढ़ेंगे, नील बोर का पढ़ेंगे, हुंड का नियम भी पढ़ेंगे। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे फिल होता है सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ सिखा दूंगा इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये होते हैं, तो ये चूंकि गलत साबित हो गया, चूंकि यहाँ पे क्या बोला, अविभाज्य होते हैं, तो नहीं भाई, ये विभाजित किया जा सकता है। इसके अंदर भी अलग अलग जो है अपरमाणु है। अपरमाणु का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो है अलग अलग जो जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, उसे अपरमाणु कहते हैं। देखिएगा, आपसे पूछेगा कि अपरमाणु कण किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे अपरमाणु कण किसे बोलोगे, तो आप कहिएगा सर जिससे परमाणु मिलकर बना है। तो परमाणु किससे मिलकर बना है, तो जाहिर सी बात है परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे आप ध्यान पढ़ो, जो हम आपको सेल पढ़ाए थे, कोशिका, है ना, तो सेल जो पढ़ाए थे, तो कोशिका के अंदर भी अलग अलग कोशिकांग था ना, अलग अलग भाग था, तो जैसे कोशिकांग कहते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु के अंदर जो अलग अलग, है ना, मतलब अलग अलग और छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उसे अपरमाणु कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से समझो, ठीक है। चलो आगे चर्चा करेंगे। तो करें कि जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि परमाणुओं के भीतर छोटे छोटे अन्य जो है घटक भी विद्यमान होते हैं, और इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। हम देखो ये शब्द आ गया ना, अब परमाणु को, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परमाणु को किसे कहते हैं, जो परमाणु के अंदर छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं, है ना, वो कौन कौन सा होगा, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो यही जो है, ये जो आप देख पा रहे हो, प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है भाई, अब परमाणु के, परमाणु के अंदर छोटे छोटे कण है ना। तो करेंगे हम अब परमाणु कणों और परमाणुओं के जो है विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। कौन कौन से मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, हैं परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने क्या बताया था, नील्स बोर ने क्या बताए थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहीं से स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यहाँ पे देकर के जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। बिल्कुल, परमाणु के अंदर जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, ये सब हम लोग इसी चैप्टर में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 19वीं, मैं पुनः कह रहा हूँ, नोट्स में आपको जो हैंड रिटन नोट्स दिया गया ना, इतना उम्दा तरीके से दिया गया कि मत पूछे यार, इसको प्रिंट आउट करवा के अपने पास रखना। देखो हम आपको ना, जो एनसीईआरटी वाले बैच है उसमें तो स्पेशल हम आपको एनसीईआरटी का नोट्स दिए हैं। एक जो जैसे मान लो कि 72वीं बीपीएससी है, या बीपीएससी एईटी, सीजल 4 या बिहार दरोगा या अन्य परीक्षा की तैयारी करें, तो उसका अलग बैच है। तो उसमें आपको पता है कि एक तो हैंडरिटन, 2 हैंडरिटन नोट्स दे हूँ, एक तो स्पेशल एनसीईआरटी का फुली नोट्स दे हूँ, 6वीं से लेकर 12वीं तक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा दे दिया हूँ। एक नोट्स देता हूँ भाई यहाँ पे, जिसमें एनसीईआरटी का कंपाइलेशन भी रहता है और साथ में जो स्टैंडर्ड बुक है उसका भी कंपाइलेशन रहता है। तो ये दोनों कंप्लीट कर लेते हो ना, कभी एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिस होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉमन रहेगा, तो आपको आसान लगेगा करने में। और हम आपको बुक से लाइन बाय लाइन तो कंप्लीट करवा ही रहे हैं, तो अब क्वेश्चन छूटेगा परीक्षा में, कहाँ से छूटेगा, कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन, इवन नॉमेरिकल क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। तो सारी चीज़ें आपका तैयार होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो चलते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उनके गुणों के बारे में पता लगाना था, है ना, ठीक है। परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, इसके क्या गुण होते हैं, सब कुछ। तो कह रहा है कि परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। कह रहा है कि परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों से या संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों का अध्ययन से मिला, ठीक है। तो किससे मिला भाई, ध्यान रखना। तो आप देख सकते हो, स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों से अध्ययन जो है प्राप्त हुआ। तो यह स्टेटमेंट देके पूछ सकता है भाई कि परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत कौन सा है, स्थिर विद्युत, और दूसरा क्या है, विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। और ये सारे क्वेश्चन जब हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाता हूँ ना, तो ये सारे क्वेश्चन सारे पॉइंट से उठा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में करवा देता हूँ। तो आप जाके देख लेना, अगर नहीं देखे हो ना, तो अभी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया हूँ।
तो थ्योरी कंप्लीट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अब जब तक क्वेश्चन भी आपको शुद्ध एनसीईआरटी से करना है, जो कि हम आपको करवा रहे हैं यूट्यूब पे फ्री में। चलो भाई, अब यहाँ पे देखो अगला पॉइंट क्या है, पदार्थों में आवेशित जो कण होता है ना, पदार्थों में आवेशित कण आपने पढ़ा होगा, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, पिछले वाले जो है वीडियो दिया था उसमें, कि धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है, लेकिन इसके बारे में पूरा डेप्थ में नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी हम आपको बता दिए थे। अब यहाँ पे समझो, एक लाइन आपसे, चूंकि ये हेडलाइन है, तो हेडलाइन में क्या दिया गया है, कह रहा कि पदार्थों में आवेशित कण। तो भाई याद करो, पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे, जैसे पदार्थों में आवेशित कण का मतलब ऐसे कणों से है जिन पर कोई जो है क्या होगा, विद्युत आवेश होगा। जैसे प्रोटॉन पे क्या होगा, प्लस का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या कौन सा आवेश होता है, ये ऋण आवेश होता है, ठीक है। और ये कैसे पता लगेगा भाई, अभी पता लगेगा, है ना, तो यही कह रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कह रहा है कि पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम जो है निम्न क्रियाकलाप करते हैं। देखो एनसीईआरटी का खूबसूरती यही है, मतलब सभी लोगों को समझ में आता है, इसीलिए कह रहा है कि सूखे बालों पर आप क्या करो, कंघी कीजिए, है ना, बाल पे आप बाल स्नान करके आते हो तो बाल को सुखा लो और उस पर कंघी करो, लगातार कंघी करो। कह रहे क्या कंघी कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करता है, और पता है ये जो क्रियाकलाप आपको निकाल के दे देता है, स्थिर विद्युत बल के बारे में आपको बता देता है। देखो ये क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अपने शब्दों में। तो जब आप सूखे बालों पर कंघी करते हैं, है ना, तो कंघी करते हैं बालों पे, तो क्या होता है भाई, कंघी करने से क्या होगा कि घर्षण वहाँ पे उत्पन्न होगा, और घर्षण होने के कारण कंघी पर एक विद्युत आवेश, है ना, क्या होता है, एक विद्युत आवेश क्या होता है, उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंघी पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, लगातार सूखे बालों पर कंघी चलाओगे तो कंघी पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन किसका, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं जब आप इस आवेशित कंघी को क्या करेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, जब इलेक्ट्रॉन कंघी पर स्थानांतरित हो जाएगा तो आप छोटे छोटे कागज को टुकड़े को क्या करो, एकदम छोटे छोटे कर दो और कंघी को वहाँ पे लेके जाओ, तो क्या होगा, ये कंघी अपने तरफ इस कागज के टुकड़े को क्या कर लेता है भाई, खींचता है, यही कह रहा है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंघी पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है ना। जब आप आवेशित कंघी को छोटे कागज के टुकड़े के पास लाते हो तो वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है ना। कंघी क्या करता है, अपनी ओर उस कागज को खींचता है, और ये क्या है भाई, तो इसे हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि स्थिर विद्युत बल किसे कहेंगे, तो आपके ऑप्शन में रहेगा इस तरह का, तो आप बता सकते हो, ठीक है। चलो, तो यही से यहाँ पे कह रहा है कि कांच की एक बेसिक बातें हैं जो हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन क्रियाकलापों से क्या हम यह निष्कर्ष, यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उसमें विद्युत आवेश आ जाता है। तो आप कहिएगा हाँ आ जाता है ना, आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है, इसका उत्तर तब मिलेगा, इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि क्या है भाई, विभाज्य है। उत्तर कब मिला, है ना, कि भाई परमाणु अविभाज्य नहीं है। अगर अविभाज्य रहता तो ये बल तो उत्पन्न नहीं होता, मतलब परमाणु विभाज्य कण है, इसके अंदर परमाणु के अंदर भी क्या है भाई, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है, ठीक है। तो यहाँ से पता लगा, यही कह रहा है, विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने के में जो है कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, जिसमें आप सबको पता है कि 19वीं शताब्दी तक जो है यह जान लिया गया था कि 19वीं शताब्दी तक यह जो है, कब तक, तो 19वीं शताब्दी तक, है ना। तो 19वीं शताब्दी तक जो है यह जान लिया गया था कि क्या है भाई, परमाणु, है ना, साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक जो है क्या है, अब परमाणु कण इलेक्ट्रॉन, मतलब परमाणु के अंदर जो छोटा कण है ना जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, वो विद्यमान है, जिसका पता, अच्छा परमाणु के अंदर, अब पता है यहाँ से क्वेश्चन बन गया। लो भाई, क्वेश्चन क्या बन गया भाई आपके सामने, अब बताओ कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पता किसने लगाया। लो, तो आंसर मिल गया आपको, जे थॉमसन ने। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पता किसने लगाया, तो जे थॉमसन ने लगाया। और कई बार इसका डेट पूछता है कि भाई परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पता जे थॉमसन ने कब लगाया था, तो यह जो है 1897 ईस्वी में लगाया था। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है ना, सारे पॉइंट्स लिख दिया हूँ, ठीक है। चलो, कह रहे कि इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले या होने के पहले कह रहा है कि गोल्डस्टीन ने कब, तो 1896 में, कब, तो 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में एक नए विकिरण की खोज की जिसे इन्होंने कैनाल रे, अब यहाँ पे पूछता है कैनाल रे किरण का खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन ने किया। कब, 1886 में किया। तो
इन्होंने केनाल मतलब गोल्डस्टीन ने केनाल रे का नाम जो है दिया। अब कहिएगा सर इसका मतलब क्या, एक बार समझा दो, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे इन्होंने केनाल रे नाम दिया। इसका मतलब क्या, तो भाई इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होने से पहले ही गोल्डस्टीन ने प्रयोगों के दौरान कुछ ऐसी विकिरणें देखी थी जो कैथोड से होकर गुजरती थी। इन्हें जो है गोल्डस्टीन ने इन्हें केनाल रे कहा और आगे चलकर यह पता चला कि ये धनात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं और इन्हीं धनात्मक, है ना, या फिर इन्हीं सकारात्मक कणों के अध्ययन के बाद प्रोटॉन के बारे में पता चला, है ना, प्रोटॉन की खोज हुआ। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कह रहे कि ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, है ना, केनाल किरणें, है ना, जो गोल्डस्टीन ने भाई पता लगाया था और जिसके द्वारा अंततः दूसरे जो है अब परमाणु के अंदर जो छोटे छोटे कण है उसे अब परमाणु कहते हैं। तो कह रहे कि दूसरे अब परमाणु कण की खोज हुई और इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था, बराबर तो था लेकिन उसके विपरीत था और इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग कितना, ये पूछता है, तो 2000 गुना अधिक था, है ना। और इसका नाम क्या दिया, प्रोटॉन नाम दिया, है ना, नाम क्या पड़ा, प्रोटॉन। तो यहाँ से आपको ये पता चला, क्या क्या पता चला भाई, है ना। पहली बात है यहाँ से क्या पता चला, पहली बात पता चला क्या कि भाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे खोज हुआ परमाणु के अंदर। किसने कर लिया इलेक्ट्रॉन का खोज, तो आप कहेगा सर अभी तो आपने बताया इलेक्ट्रॉन का खोज किसने कर लिया, तो टॉमसन ने, जे टॉमसन ने कर दिया, है ना। तो कई जगह थॉमसन रहता है तो कोई बात नहीं, जे टॉमसन ने कर दिया। कब कर दिया भाई, इन्होंने कर दिया, है ना, 1897 में, 1800 यहाँ पे लिख देता हूँ, 1897 में। उसके बाद दूसरी बात है, आपको क्या पता लगा, यहाँ पे एक केनाल रे का खोज कर लिया, किसने कर लिया, गोल्डस्टीन ने, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ गोल्डस्टीन, है ना। कब किया भाई, इन्होंने 1886 में इसका खोज किया, है ना। और इस खोज के बाद जो है तीसरे व्यक्ति रदरफोर्ड आता है और रदरफोर्ड क्या करता है ना, परमाणु के अंदर दूसरा जो है अब परमाणु कण खोज लेता है जिसका नाम होता है प्रोटॉन, है ना, जिसका नाम क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। और इसका खोज जो है रदरफोर्ड कर लेता है, रदरफोर्ड कर लेता है। लेकिन आप यहाँ से एक चीज़ और देखे हैं, ठीक है, जो प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का जो आवेश है, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है भाई, द्रव्यमान जो है ना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, है ना, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना, तो भाई 2000 गुना जो है यह जो है अधिक है, ठीक है। और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश है, धन आवेश है ना, और इस पे क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है। तो द्रव्यमान किसका बड़ा, ज़्यादा, तो प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का जाहिर सी बात 2000 गुना कम होगा। अच्छा एक चीज़ आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बोला कि दोनों पर आवेश समान होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे। देखो प्रोटॉन पे क्या है, जितना धन आवेश है ना, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही ऋण आवेश है, ये कहने का कोशिश करें, लेकिन द्रव्यमान में अंतर है। द्रव्यमान क्या है भाई, देख सकते हो 2000 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन, है ना। तो ये थोड़ा सा आवेश के लेके कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। चलो, क्योंकि छोटे छोटे लाइन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, और एनसीईआरटी में जब लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो तो सारे पॉइंट्स कवर नहीं होगा, तो फिर पढ़ के क्या फायदा, फिर आप खुद से नहीं रीड करोगे, फिर मेरे साथ क्यों पढ़ोगे, एक टीचर के साथ क्यों पढ़ोगे। चलो आगे कह रहा है कि उनको नाम प्रोटॉन दिया, ठीक है, करके समानता इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को जो है आप देख सकते हो ई पर जो है यहाँ पे माइनस का चार्ज दिखा के क्या करते हैं, सूचित करते हैं, और प्रोटॉन को जो है यहाँ पे जो है पी पर जो है प्लस का चार्ज देके हम लोग सूचित करते हैं, है ना, दर्शाते हैं। तो वही कह रहा है, दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान करें, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई, इसका आवेश प्लस, है ना, +1 लिया जाता है बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नग्न और जो है आवेश -1 क्या किया जाता है, माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आगे नोट्स में मेंशन कर दिया, यहाँ पे भी बता दिया। चलो कह कि अच्छा ऐसा क्यों होता है, कह कि ऐसा माना गया है कि परमाणु प्रोटॉन, क्या भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बने हैं। परमाणु क्या है भाई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। और यह भी प्रतीत हुआ है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं, प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। यही कारण है कि जब हम लोग देखेंगे, जैसे ये परमाणु है, परमाणु की नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में होता है, तो इलेक्ट्रॉन को इसलिए आराम से निकाला जाता है ना। जब केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे ना भी, तो वहाँ पे आप देखोगे जैसे
अष्टक, किसी भी परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता है ना। तो आप देखोगे परमाणु परमाणु मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है यहाँ पे, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है या इलेक्ट्रॉन का साझा होता है ना। तो ये परमाणु नहीं निकलता है लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यही चीज़ कह रहा है, देखो कितने आसान शब्दों में दिया है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे, कह रहे थे इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉन को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना है ना। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं, है ना। परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं, हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा, बिल्कुल हम आपको बता देंगे, है ना। तो अभी तो कई बार हम आपको बता चुके हैं कि ये परमाणु की कोई परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो ये सब हम कई बार बता चुके हैं, वही चीज़ आपको आगे भी दिखेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कह रहा है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि केनाल किरणें क्या है। तो आप कहिएगा सर अभी तो आपने बताया कि केनाल किरणें धनात्मक रूप से आवेशित कणों की धाराएं होती है जो एक विसर्जन ट्यूब में जो है उत्पन्न होती है, और ये कैथोड के पीछे छिद्रों से होकर गुजरती है, और इन्हीं के अध्ययन से किसका पता चला, प्रोटॉन का पता चला, है ना। प्रोटॉन का पता चला, है ना, प्रोटॉन की खोज हुई। तो आपने पता देख लिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेशित होगा या नहीं। तो बिल्कुल आप क्या बोलेंगे, नहीं। आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उसमें कोई आवेश होगा या नहीं। तो बिल्कुल कोई आवेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि मान लो यहाँ पे हम लेते हैं हीलियम, है ना, हीलियम, या मान लो कि ये सोडियम लेते हैं, तो सोडियम की बात कर ले तो देखो इसमें प्रोटॉन, सोडियम में परमाणु क्रमांक कितना है, सोडियम का 11 है। तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगा। तो जितना प्रोटॉन की संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा, है ना। प्रोटॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या जो है, प्रोटॉन का प्लस का आवेश होता है ना, तो इसकी संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। तो ये क्या होगा, उदासीन होगा, ये कह रहा है ना। तो इसमें कोई जो है आवेश नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन या तो बाहर जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, तभी तो कोई आवेश होगा, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। वही चीज़ आपसे पूछा है, और इसी लाइन से क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप परेशान हो जाते हैं कि सर कहाँ से क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। चलो अब यहाँ से शुरू होता है परमाणु संरचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगला पॉइंट जो है हम लोगों का परमाणु संरचना, है ना। परमाणु की संरचना तो ये आपने पढ़ चुका है पिछले अध्याय में। तो पिछले अध्याय में कह रहा है कि यहाँ पे हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है, उससे विभाजित नहीं किया जा सकता है। डाल्टन से पहले जो है कई सारे दार्शनिक ने भी यही बताया थे कि भाई परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन अभी आपको पता लगेगा कि परमाणु क्या है, विभाज्य कण है ना। तो कह रहा है कि जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर भी दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया। और अब जो है यह जानना आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह जो है व्यवस्थित है। इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। कौन भाई, जे टॉमसन, है ना। ये पहले वैज्ञानिक थे जो कि सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया था। आइए देख लेते हैं टॉमसन के परमाणु मॉडल को, यहाँ पे समझो। अब देखो भाई, ये देखो ये टॉमसन लिखा हुआ है, कई बुक सब में आप देखोगे ना तो वहाँ पे थॉमसन लिखा रहता है। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति है ना, जे थॉमसन बोले जे टॉमसन बोले ना, टॉमसन एक ही नाम है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, थॉमसन बोले या टॉमसन एक ही नाम है, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। तो देखो भाई, जे थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था, पहली बात है आपको ध्यान रखना कि 1904 में दिया था, है ना। 1904 में दिया था। कब, 1904 में दिया था। इन्होंने क्या बताया था भाई, तो इस मॉडल के अनुसार मतलब कि जे थॉमसन या टॉमसन के जो है परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित, है ना। इन्होंने क्या बताया था कि परमाणु एक धनात्मक रूप से आवेशित गोला है। परमाणु क्या है, एक धनात्मक रूप से आवेशित गोला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उसी तरह धसे होते हैं जिस तरह जो है आप तारबूज देखोगे ना, ये मान लो कि तारबूज है ना, ये पूरा तारबूज है। इस तरीके से मैं दिखाता हूँ, ये तारबूज है। प्लम पुडिंग मॉडल जो दिया था ना, यही दिया था। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से तारबूज ये है, पूरा एरिया लाल है तारबूज का, ये जो है ना गुद्दा बोल सकते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, ये तारबूज है। और तारबूज के अंदर आप सबको पता है कि तारबूज का बीज होता है ना, एक मिनट कलर लेता हूँ। जो तारबूज का बीज है काला काला, है ना। तो दोबारा सुनिए, इस मॉडल के अनुसार जे टॉमसन मॉडल के अनुसार या थॉमसन मॉडल के अनुसार इन्होंने बोला कि परमाणु एक धनात्मक रूप से आवेशित गोला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उसी तरह धसे होते हैं जैसे तारबूज के अंदर बीज है ना। यहाँ पे देखो तो बीज जो धसा हुआ है उसी तरह, ठीक है।
और इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक, परमाणु के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर होता है, जिससे यह कुल रूप से उदासीन होता है। किसने बताया था? तो जे थॉमसन या टॉमसन, दोनों में से कोई नाम दिखे तो भाई दोनों एक ही है ना, ध्यान रखिएगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं बुक्स में क्या लिखा हुआ है। कह कि टॉमसन ने जो है परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक जो है मॉडल प्रस्तुत किया, जो क्रिसमस केक की तरह। अच्छा, ये भी कई बार पूछ, क्रिसमस केक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट देके बिहार पुलिस में शायद पूछा गया था ये क्वेश्चन, जाकर देखिएगा। तो जो क्रिसमस केक की तरह था, है ना, इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवा जो होता है ना, मेवों की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हो, तरबूज प्लम पुडिंग, है ना, प्लम पुडिंग मॉडल भी यही दिया था, तो करके आप तरबूज का भी उदाहरण ले सकते हो, है ना। जिसके अनुसार परमाणु में जो है धन आवेशित तरबूज के खाने वाले, धन आवेशित कौन होगा? जो लाल वाला भाग होता है ना तरबूज का, है ना, तो वो धन आवेशित वाले, किधर चला गया, हाँ, खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज का जो बीज है ना, बीज है ना, ये जो आप देख, मानो कि ये तरबूज है और इसके अंदर जो ये जो बीज है ना काला काला, तो ये कह रहा है कि जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे हैं, तो इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया। जो बीज था ना, तो सीधे तौर पर हम आपसे बोले तो थॉमसन ने बताया कि ये जो तरबूज है ना, तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा, ये जो लाल वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, तो लाल वाला हिस्सा को बोला कि यह जो है धनात्मक गोला है ना, जिसे बोल सकते हो प्रोटॉन, धनावेश है, प्लस का चार्ज है। और ये जो बीज है ना, यहाँ पे जो बीज है, उसको इन्होंने बोला कि ये ऋण आवेश है, मतलब इलेक्ट्रॉन कह सकते हो इसे, ठीक है। तो इन्होंने बताया था, कौन? थॉमसन ने। तो आइए थोड़ा सा थॉमसन के बारे में देख लेते हैं भाई, इसे देखना जरूरी है। देखो, ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे जे थॉमसन। जन्म इसका हुआ था 1856 में, आप देख सकते हो, और 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर की कीचम हिल क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में जो है परमाणु के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था इन्होंने, तो इसी के कारण जो है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज ये 1897 में किया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 1897 में, जो कि हम आपको बताए थे जे थॉमसन ने, और 1906 में इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था, तो ये ध्यान रखना है ना। और 35 वर्ष तक जो है वे कैम्ब्रिज में जो है कैवेंडिश जो है प्रयोगशाला में निदेशक के रूप में थे, और उनके शोध के जो है 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला था। बेसिक बात है। अब देखो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टॉमस ने प्रस्तावित जो किया था, क्या किया था? देखो, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। किसने बोला था भाई? तो जे थॉमसन ने। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, इलेक्ट्रॉन इनमें धंसे होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, है ना, इसलिए परमाणु क्या है? वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। कह रहे कि जितना प्रोटॉन का चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है, तो है ना, जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, इसलिए कह रहा है कि वैद्युत रूप से उदासीन होता है परमाणु, है ना, ये बोला था। तो ये कई बार पूछा है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रख। तो परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या की गई हो, दोबारा सुनिए, यदि जे थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। किंतु अच्छा लाइन है, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को जो जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था ना, तो कह रहा कि इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे, है ना, यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो बस यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको परीक्षा के लिए पूछा जाएगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, पहली बात है, कब किया, है ना, और जे थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था वो किस बात पर जोर दिया, तो सारी बातें हम आपको बता दिए। अब आता है अगला वैज्ञानिक, जिसका नाम है रदरफोर्ड, है ना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है? अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में बनेगा कि इसका मतलब सर, ये जो जे थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था ये फेल हो गया था। हाँ, ये फेल इसलिए हो गया है कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल बाद में अपर्याप्त माना गया, क्योंकि रदरफोर्ड के अल्फा कणों का जो परिकीर्णन प्रयोग हुआ, तो इसके परिणामों को समझाने में ये सक्षम नहीं था, इसका मॉडल, है ना, जे थॉमसन का मॉडल। तो अब नया मॉडल जो है प्रस्तुत करेगा रदरफोर्ड, तो उसको देखेंगे, तो इसका कह सकते हो इन्होंने जो दिया था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया, है ना। लेकिन परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था भाई, बहुत बड़ा इसका योगदान था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं भाई, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को देखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है जरा सा देखो, और ये कब दिया था, तो ये डेट ध्यान रखना, ये पूछता है 1911 में, पहली बात है, जो कि बुक्स में नहीं मिलता है जल्दी।
1911 में इन्होंने दिया था। अब देखो इन्होंने जो बताया था, रदरफोर्ड ने जो बताया है भाई, इन्होंने बताया था कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, इसका जो मुख्य बिंदु है, इन्होंने बोला था कि नाभिक की उपस्थिति की बात कर ले तो इन्होंने बताया था कि परमाणु का सारा धनात्मक आवेश और अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में है ना, उसके केंद्र में एक बहुत छोटे भाग में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखोगे, मान लो कि परमाणु है और ये नाभिक है, परमाणु के केंद्र में नाभिक है, तो कह रहा है कि परमाणु का सारा धनात्मक आवेश है ना और अधिकांश द्रव्यमान उसके नाभिक में जो है एक बहुत छोटे भाग में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। तो आपको पता चलेगा कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और इस पर धन आवेश होता है ना। तो इन्होंने ये बताया। और ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, तो यही रदरफोर्ड ने किया था 1911 में, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो दोबारा सुनिए, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल कहता है कि परमाणु का सारा धनात्मक आवेश और अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में एक बहुत छोटे भाग में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, नाभिक का खोज इन्होंने किया था, इन्होंने ये बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थिति क्या है ना। तो ये जो बताया था रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो है ना कहाँ पे, तो नाभिक के चारों ओर बहुत तेज गति से एक वृत्ताकार पथ पर या कक्षाओं पर चक्कर लगाते हैं। तो यह भी कौन बोला था, रदरफोर्ड ने बोला था, ध्यान रखिएगा। अब कहिएगा सर और कुछ बताया था, हाँ बिल्कुल बताया था। अब खाली स्थान, तो भाई इन्होंने बताया था कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है ना, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। और यह भी बताया था कि नाभिक का धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश बराबर होते हैं, जिससे परमाणु कुल मिलाकर उदासीन होते हैं। ये बात यह भी बताया था, ठीक है। तो बेसिक मुख्य बातें हम आपको बता दी हैं, अब यहाँ पे पढ़ के बता देते हैं क्या क्या बातें हैं। अब कह रहा है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। इन्होंने एक प्रयोग किया, है ना। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर क्या किया, टकराया गया। अब देखो कौन सा प्रयोग किया, ध्यान रखिएगा, तो दोबारा सुनिए। यहाँ पे रदरफोर्ड ने एक जो है प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया, है ना, टकराया। और इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे, है ना, बहुत पतली परत चाहते थे। और सोने की यह पन्नी कितना, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि 1000 परमाणु को जब मिला होगा ना, 1000 परमाणु को, तो वो जितना मोटा होता है उतना मोटा तो ऊपर भी रह गया था, है ना, सोने की पन्नी। तो ये भी कई बार पूछता है स्टेटमेंट देके, है ना, कि इन्होंने जो अपने प्रयोग में सोने का जो पतली चादर लिया था तो उसका मोटाई कितना था, तो 1000 कह सकते हो परमाणु मिला के जितना मोटाई बोल सकते हो उतना लगभग के आसपास में था, ठीक है ना। कह रहा है कि अल्फा कण द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा कण क्या होता है, द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। मैं पुनः ये सारे क्वेश्चन उठा के MCQ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वहाँ पे सारे मेंशन है। तो द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं यह कण धनावेशित होते हैं अल्फा कण, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनका द्रव्यमान कितना, तो 4U है ना, 4U का मतलब क्या भाई, आपको पता है ना, पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए थे। क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान जो है हम लोग इसी से मापते हैं, तो पहले U की जगह पे, है ना, AMU का प्रयोग किया जाता था, एटॉमिक मास यूनिट का, ठीक है ना। तो 4U होता है, ठीक है। कह रहा कि इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अब परमाणु का मतलब क्या, परमाणु के अंदर जो छोटे छोटे कण है उसके बारे में बात बोल रहा है। तो अब परमाणु कण के द्वारा क्या है, तो विक्षेपित होंगे, क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत जो है अधिक भारी थे। अल्फा कण क्या थे, अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक जो है भारी थे। तो कह रहा है कि इसलिए इन्होंने इनके अधिक जो है विक्षेपण की आशा नहीं की थी। अब यहाँ पे देखो इन्होंने जो प्रयोग किया था, ये आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो ये सोने की पतली परत है, आप बोल सकते हो सोने की परमाणु, क्योंकि इसमें सिर्फ सोना ही है, दूसरा तो कोई पदार्थ है नहीं, तो सोने के परमाणु होगा, एकदम पतली चादर है, जिससे क्या किया, ये अल्फा कण को गुजार रहा है। तो देखो मैक्सिमम जो अल्फा कण है वो बाहर निकल रहा है, लेकिन इसमें से कुछ अल्फा कण देख सकते हो यहाँ से जैसे टकराया इसके नाभिक से तो वापस आ गया, है ना। चर्चा करेंगे वापस क्यों आया, लेकिन मैक्सिमम कण बाहर गया है ना, वो दर्शाया गया है। तो कह रहा है कि सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का परिकीर्णन किया गया, ठीक है। कह रहा कि लेकिन अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग ने
दोबारा सुनिए, लेकिन अल्फा कण के परिकिरणन के प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे निम्नलिखित परिणाम निकले। जब अल्फा कण को गुजारा गया, सोने के पतली चादर के पर जो है गुजारा गया, तो कह सकते हो इसमें क्या परिणाम आया। तो पहली बात है, देखो ये स्टेटमेंट देके पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने के पन्नी से सीधे निकल गया, है ना। देख सकते हो मैक्सिमम जो कण है वो निकल रहा है ना, एकदम निकल रहा है, डायरेक्टली निकल रहा है ना, निकल रहा है डायरेक्टली। लेकिन कुछ कण देखो टकरा के, जैसे नाभिक से टकराया तो रिटर्न हो गया, कुछ ही रिटर्न हुआ, लेकिन मैक्सिमम जा रहा है। तो वही कह रहा है कि तेज गति से चल रहे अधिक अल्फा कण जो है सोने की पन्नी से सीधे क्या हुआ, निकल गए। दूसरी बात है, देखो कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से जो है विक्षेपित हुआ। अब कहिएगा सर विक्षेपित क्या होता है, तो देखो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा हट गए, है ना। यहाँ पे आपको अल्फा कण जो गुजरा गया ना, तो देखो अपने मार्ग से, देखो यहाँ पे इसको ऐसे जाना था, यहाँ पे देख सकते हो मैं दिखाता, ये ऐसे सीधा जाना था, तो देखो थोड़ा सा विक्षेपित हुआ, है ना। तो अपने मार्ग को भटक जाना, है ना, तो वही कह रहा है विक्षेपित हुआ। अब देखो तीसरी बात है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने मेंशन किया है कि तीसरी बात क्या हुआ कि आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक, आप देख सकते हो आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक जो है 12,000 कणों में, कितना 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। 12,000 कणों में से एक कण जो है वापस आ गया, टकराया फिर वापस आ गया। तो कह रहा है कि रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप कितना, देखो कितना अच्छा लाइन है, 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर कितना पतला होता है आपको पता ही होना चाहिए भाई, बड़ी कमजोर होता है। तो कहा कि 15 इंच के गोले के, है ना, 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर से टकराने पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है, इसका ये प्रयोग था। तो मतलब इतनी तेजी से रिटर्न आया, उसका टकराव इतना तगड़ा था, ये कहने का मतलब इसका ये है। तो आगे कह रहा है कि इस प्रयोग से निष्कर्ष कंक्लूजन को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान ले कि एक बच्चा अपनी आंख को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है, उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहे, तो प्रत्येक पत्थर के जो है दीवार से टकराने के साथ ही वह जो है एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराए तो कह सकते हो कि 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर जो है, जाहिर सी बात है, उस घेरे पर नहीं टकराएगा ना, जो तार से घिरा हुआ है नहीं टकराएगा, क्योंकि बहुत पतला होगा, नहीं टकराएगा और कई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं। तो कह रहा है कि जिनके बीच में से पत्थर निकल जाता है। तो इसी तर्क के अनुसार कह सकता है कि अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। क्या परिणाम निकाले? तो अच्छा, इसका समझाने का मतलब ये है कि भाई आप समझ गए होंगे, हमको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। इन्होंने बताया, उनकी पहली बात कंक्लूजन ये निकला कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते और बहुत कम कण जो है अपने मार्ग से विक्षेपित हुआ। मतलब बहुत सारे कण विक्षेपित नहीं हो, कुछ ही कण जो है अपने मार्ग को से भटका भी, है ना। इससे क्या होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। परमाणु में, इन्होंने बोला कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। तो बहुत कम अल्फा कण कितना, तो 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में जो है सीमित है। तो प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितना, नाभिक की त्रिज्या, मान लो कि ये परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है, तो इन्होंने बोला कि, है ना, इन्होंने बोला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितना, 10⁵ गुना छोटी है। तो ये जो नाभिक का त्रिज्या है ना, और परमाणु की त्रिज्या ये होगा भाई, ये नाभिक का त्रिज्या होगा और ये परमाणु का त्रिज्या होगा। तो कह रहा है कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ है ना, 10⁵ है, ये 10⁵ गुना छोटी है। तो नाभिक की त्रिज्या एकदम देख दो कितना छोटी है, और ये परमाणु की त्रिज्या ये है ना, तो इतना छोटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रख के अगला करके अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। लो भाई, ये 4 लक्षण ध्यान रखना। तो परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। रदरफोर्ड ने बोला कि परमाणु का जो केंद्र होता है ना,
क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन पे प्लस का आवेश है तो ये धनावेशित होगा, तो ये बिल्कुल इन्होंने सही बोला कि ये धनावेशित होता है, ठीक है, जिसे नाभिक कहा जाता है और नाभिक कहा जाता है, और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, तो ये रदरफोर्ड ने बोला। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, है ना, वर्तुलाकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं, तो रदरफोर्ड ने ये बोला है ना यहाँ पे। और उसके बाद अगली बात बोला कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होती है ना, तो नाभिक का आकार जाहिर सी बात है कम होगा ना परमाणु का। ये नाभिक का आकार है, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये नाभिक का आकार है, मान लो कि नाभिक का केंद्र है, ये नाभिक का आकार है, और ये परमाणु का जो है क्या है भाई, सॉरी मैं तो त्रिज्या बता रहा हूँ आपको, ये मान लो कि परमाणु है, तो ये परमाणु का नाभिक यहाँ पे आपको दिखेगा, तो आकार छोटा है ना, और नाभिक का आकार बड़ा, क्या यार बोल रहा हूँ, ये परमाणु है, परमाणु का नाभिक ये है, तो नाभिक का आकार छोटा है ना, परमाणु का आकार बड़ा है, तो वही करेंगे नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम है, ठीक है, वही बोला है इन्होंने। अब रदरफोर्ड की जो है यहाँ पे इन्होंने जो मॉडल दिया था इसमें कौन कौन से कमियाँ थी ये पूछ रहा है। तो रदरफोर्ड का जो इन्होंने मॉडल दिया था परमाणु मॉडल, तो इसमें देखो कौन कौन से कमियाँ थी। देखो पहली कमियाँ इनका ये था कि परमाणु की स्थिरता की व्याख्या न कर पाना। तो इन्होंने जो बोला था ना, तो आप सबको पता है कि मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार वृत्ताकार कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा जो है विकीर्ण करेगा, जिससे वह अंततः नाभिक में गिर जाना चाहिए और परमाणु नष्ट होना चाहिए, लेकिन परमाणु अस्थायी रूप से होते हैं, तो जैसे बात है ये भी सिद्धांत इसका गलत था। और इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का स्पष्ट न होना, तो यह मॉडल यह नहीं समझा पाया है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार व्यवस्थित है और उनकी ऊर्जा कितनी है। तो रदरफोर्ड ने ये चीज़ें नहीं बता पाया था, है ना, जो कि हम लोग बोर के बारे में समझेंगे आगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखो इस लाइन को कि इसकी क्या क्या कमियाँ थी। तो कह रहा है कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है, बिल्कुल नहीं है संभावित, है ना, क्योंकि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्षा में त्वरित होगा और त्वरण के दौरान जो है आवेशित कण में ऊर्जा का विकिरण होगा, है ना। तो यहाँ पे विकिरण होगा, विकिरण का मतलब क्या होता है कि ऊर्जा का तरंगों या कणों के रूप में उत्सर्जित होकर एक जगह से दूसरी जगह तक जो है पहुँचना, जैसे सूर्य से आने वाली रोशनी या एक्सरे, तो विकिरण ही हम उसको बोलते हैं। तो कह रहे कि विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा, है ना, खर्च करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं, तो इसलिए ये गलत हो गया था। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तो बेसिक बातें आपको थोड़ा सा हम आपको बता दिए हैं, तो ध्यान में रखिए। तो सीधे तौर पे अगर आपको बोलना हो कि भाई आप बताओ कि रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल की जो कमियाँ थी किस तरह से आप बता सकते हो, तो आप यहाँ पे बता देना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियाँ थी। पहली जो है कमियाँ ये थी पहली कमियाँ ये थी कि यह परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं कर पाता है, क्योंकि मैक्सवेल के नियम के अनुसार घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अंततः नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी कमियाँ ये थी कि यह जो है, जो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था, तो कह सकते हो कि दूसरा इनका कमियाँ ये थी कि यह इलेक्ट्रॉन की वितरण और ऊर्जा स्तर के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया था, है ना। तो बस दो बातें ध्यान रखना, यही पूछता भी है। अब यहाँ पे देख लेते मेरे भाई, आपके सामने जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछता है, बोर का जो है परमाणविक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर का, नील्स बोर का परमाणविक मॉडल। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल कब दिया था, तो 1913 में, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो भाई, नील्स बोर ने परमाणु मॉडल आपको हम बता ही दिए हैं कब दिया था, तब क्या सर 1913 में। इन्होंने क्या बताया था नील्स बोर ने, तो अपना परमाणु मॉडल, पहली बात है तो आपको ध्यान रखना कि 1913 में दिया था। इन्होंने बोला था कि कक्षा या ऊर्जा स्तर की पहले बात कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो परमाणु है इसके नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, आपको पता चल गया। तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर या पथ में चक्कर लगाते हैं, जिनका नाम इन्होंने क्या दिया, ऑर्बिट दिया, है ना, ऑर्बिट दिया, है ना, उनका नाम कक्षा दिया, ठीक है, या उसे ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हो। ऊर्जा का न विकिरण होना, और इन्होंने एक जो मुख्य बातें बताया ना नील्स बोर ने, कि जो इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है ना यहाँ पे, तो कहता है कि बोला कि भाई अपने ऊर्जा को विकीर्ण नहीं करता, है ना, ऊर्जा को क्या करता है, खर्च नहीं करता। और यही कारण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। इन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में घूमते हैं तो ऊर्जा खाते नहीं है, ऊर्जा का विकीर्ण नहीं होता,
ऊर्जा विकिरण नहीं करते और इसी वजह से परमाणु अस्थायी रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात इन्होंने बताया था। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने क्या बताया था, तीसरी बात बताया था कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण। इसका मतलब क्या है सर, तो इन्होंने बोला था कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तभी होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदेगा। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है ना, अब दूसरे में जाएगा तो अपना ऊर्जा स्तर बढ़ाएगा, फिर अगर इसमें है इसमें आएगा तो ऊर्जा स्तर को घटाएगा। तो ये बोल रहा है तभी, लेकिन अपनी कक्षा में जब तक है ये चारों तरफ जो घूम रहा है ना अपनी कक्षा में, तो इसका ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, है ना, कमी नहीं आएगी, विकिरण नहीं होगा। ठीक है ना। तो इन्होंने 3 बातें जो बताया ध्यान रखिएगा। चलो आगे हम लोग पढ़ के बता देते हैं। मैं पुनः कर रहा हूँ, सारे पॉइंट मेंशन कर दिया हूँ। देखो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है ना, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, सारे पॉइंट लिख दिया है ना। रदरफोर्ड का सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, वो भी सब कुछ मेंशन है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। करा कि यहाँ पे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए जो है नील्स बोर ने, किसने, तो यहाँ पे देख सकते हो नील्स बोर ने परमाणु संरचना के बारे में निम्नलिखित जो है अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहली अवधारणाएं, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की कह सकते हो कि विविक्त कक्षा कहते हैं। अच्छा, विविक्त कक्षा का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा, है ना। तो विविक्त कक्षा का मतलब ये है कि एक निश्चित या अलग अलग दूरी पर बनी कक्षा, जहाँ इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उनकी ऊर्जा स्तर निश्चित होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूम सकते हैं ना। तो समझ सकते हो। दूसरी बात है, इन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा, अब विविक्त कक्षा आप समझ गए हो, में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा क्या होता है, विकिरण, है ना। ऊर्जा में विकिरण नहीं होता, इसकी ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता, कोई खपत नहीं होता, है ना। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना। अब नील्स बोर के बारे में थोड़ा सा समझ लो भाई। नील्स बोर की बात कर ले तो 7 अक्टूबर 1885 में जन्म होता है। कोपेनहेगन में हुआ था और 1916 में जो है कोपेनहेगन जो है विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त किया गया और 1922 में इनको परमाणु संरचना पर जो है अपने योगदान के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रोफेसर बोर की बात करें, नील्स बोर के, तो ये विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तक प्रकाशित किए थे। एक तो यहाँ पे, हालांकि ये नीट सबके एग्जाम में पूछता है, तो द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा था यहाँ पे एटॉमिक थ्योरी, और तीसरा जो आपको दिखेगा दी डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, इनके पुस्तक है, तो ध्यान रख सकते हो। चलो, तो ये आपने देख लिया। अब देखो इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। अच्छा, यहाँ से ये वाला लाइन जो आपने देखा ना, कह रहा है कि विकृत नहीं होता है, और इन कक्षाओं को कह रहा है कि इन कक्षाओं को ये जो आप देख सकते हो, ये जो कक्षा बताया, इन कक्षाओं को कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। चित्र संख्या यहाँ पे जो दिया गया है इसमें 4.3 में कह रहा है कि एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे। तो अब देखो नील्स बोर ने, जैसे ये परमाणु, मान लो कि परमाणु है, परमाणु के बीच में आप सबको पता है नाभिक है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में चक्कर लगाता है। तो ये जो कक्षा है ना, इसका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे पहली कक्षा, मान लो कि ये पहली कक्षा है, तो मान लो कि ये तो नाभिक है, आपको पता है नाभिक के अंदर मान लो कि ये पहली कक्षा है, तो इसका नाम क्या दिया है, तो ये तो नाभिक है, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नाभिक है भाई। और मान लो कि नाभिक है, उसके बाद जो है नाभिक है, मान लो कि ये पहली कक्षा है ना, तो यहाँ पे पहली कक्षा है, तो इसका नाम जो है क्या दिया गया है, के। दूसरी कक्षा है तो इसका नाम दिया है एल। तीसरी कक्षा मान लो कि यहाँ पे ये है, तो तीसरी कक्षा एम। मान लो कि एक कक्षा और बनाते हैं, तो चौथी कक्षा का यहाँ पे जो है क्या दिया गया है, एन दिया गया। इस तरीके से नामकरण किया गया। इसे ऐसे भी बोल सकते हो, पहली कक्षा 1, दूसरी कक्षा 2, तीसरी कक्षा 3, चौथी कक्षा 4, ऐसे भी। हालांकि इसका नामकरण किया गया KLMN से, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, यही चीज़ कह रहा है। तो इन कक्षाओं या अच्छा कक्षाओं को कई बार जो आपको जिसे सेल कहते हैं, यहाँ पे आपको सेल दिखेगा ना, सेल। तो हिंदी में जो कक्षा है ना, तो इसे कोष भी कहा जाता है ना। तो कह रहा है कि इन कक्षाओं को, इस लाइन को पूरा पढ़ो, है ना। तो कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है ना विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का जो है क्या होता है, तो विकिरण नहीं होता है। और इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं, है ना। इसको ऊर्जा स्तर नाम दिया गया है। और कह रहा है कि एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है यहाँ पे तस्वीर से, है ना। तो ये नाभिक है, क्या है भाई, ये नाभिक है। और नाभिक को यहाँ पे देखो नाभिक लिखा गया, इसमें नाभिक है। उसके बाद ये जो पहली कक्षा है भाई, तो इसका नाम के दिया गया है। ये दूसरी कक्षा आपको यहाँ पे दिखेगा, दूसरी कक्षा, इसका नाम जो है एल दिया गया है। तीसरी कक्षा आपको दिखेगा, है ना, परमाणु के अंदर तीसरी कक्षा दिखेगा, इसका नाम एम दिया गया है। और चौथी कक्षा जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, जिसका नाम एन दिया गया है। वैसे भी आगे बढ़ता जाएगा तो एन के बाद पाँचवीं कक्षा को एन के बाद ओ दिया जाएगा नाम, है ना, पाँचवीं कक्षा का, इस तरीके से। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखेगा आपको,
ये तो कक्षा का नाम है भाई, KLMNOP ऐसे करके आगे बढ़ोगे। लेकिन जैसे पहली कक्षा को नंबरिंग में देखा जाए तो क्या दिया गया है, 1 दिया गया है ना पहली कक्षा। दूसरी कक्षा है तो नंबरिंग में जो है यहाँ पे 2 दिया गया है, n बराबर 2। तीसरी कक्षा को यहाँ पे 3 दिया गया है। तो ये क्यों दिया गया, एक फार्मूला आपको दिखेगा 2n² है ना। तो इससे ये पता लगेगा कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये n आपको दर्शाता है कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरी कक्षा में कितना और तीसरी कक्षा में कितना, है ना। ये नंबरिंग जो दिया गया, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, दिया गया है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये कक्षाएँ या कोर्स KLMN या संख्याओं में 1 2 3 4 के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देख लो भाई क्वेश्चन को। तो देखो भाई NCERT का खूबसूरती, फिर से क्वेश्चन पूछा है, अभी तक जितना पढ़े हो करा कि परमाणु उदासीन है। इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट करना है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनात्मक रूप से आवेशित गोला है या गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उसी तरह धंसे होते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज। और इस मॉडल में परमाणु का कुल धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश बराबर होता है, जिसे परमाणु कह सकते हो, जिससे परमाणु का जो है कुल रूप से परमाणु जो है कुल रूप से विद्युत उदासीन होता है। तो आप ये बता सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा जो है अवपरमाणु क्या होता है, तो परमाणु के जो अंदर अलग अलग जो कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना। तो कह कि अवपरमाणु कण विद्यमान होते हैं इसके अनुसार। तो इसके अनुसार ये पता चला था रदरफोर्ड के अनुसार कि भाई परमाणु के नाभिक में, ये परमाणु है, मान लो कि ये नाभिक है तो इसमें प्रोटॉन होता है। बाद में पता चला कि इसमें न्यूट्रॉन भी होता है, जो कि हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं। तो इन्होंने ये बताया था कि इसके परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन होता है, इन्होंने बताया था रदरफोर्ड ने। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि यहाँ पे 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है ना। तो भाई तो ये बना सकते हो, मान लो कि ये प्रोटॉन है भाई, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये मान लो कि परमाणु है, इसके यहाँ पे नाभिक है और 3 कक्षा बना दो भाई इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में चक्कर लगाएगा, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में चक्कर लगाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहेगा। तो ये बेसिक बातें हैं। चलो अब कहा ये हो गया। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा कि क्या अल्फा कणों का परिकिरणन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा। तो आंसर होगा कि हाँ, यस। आंसर क्या होगा, हाँ हो सकता है, ऐसा होगा, सही है ना। चूँकि ये संभव है, सोने के अलावा प्लेटिनम, चांदी और तांबे जैसे दूसरी भारी धातु की पन्नी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सोने का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि उसकी पतली, मतलब सोने की को देखा जाए तो उसका जो पन्नी है ये बहुत पतला होता है, बहुत ज़्यादा उसको क्या कर सकते हो कि इसको पातर कर सकते हो ना, पतला कर सकते हो। तो ये इसलिए सोने का चयन किया गया था। चलो भाई अब देखो यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे जो है अभी तक आपने परिचित थे कि भाई इलेक्ट्रॉन भी आपने देख लिया, प्रोटॉन भी नाभिक में आपने देख लिया, नाभिक का खोज किसने किया वो भी देख लिया, लेकिन न्यूट्रॉन का खोज किसने किया वो अभी तक नहीं देखे। तो अब यहाँ से पता लगेगा। तो पहली बात है, इसका खोज कब हुआ था, तो 1932 में जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है ना, न्यूट्रॉन का खोज। चलो अब यहाँ पर देख लो। तो कह रहा है कि 1932 में जेम्स चैडविक ने जो है एक और जो है अवपरमाणु, है ना। अवपरमाणु का मतलब क्या, परमाणु है, ये परमाणु के नाभिक है, ये बड़ा नाभिक बनाया हूँ जिसमें प्रोटॉन का खोज पहले कर दिया है किसने, बोर ने, नील्स बोर ने। उसके बाद यहाँ पर न्यूट्रॉन का खोज कौन करेगा, चैडविक कर देगा, है ना। तो कह रहा है कि 1932 में जेम्स चैडविक ने एक अवपरमाणु का मतलब परमाणु के अंदर जो कण है, तो अवपरमाणु कण की खोज निकाला, जो क्या है, अनावेशित है, उसमें कोई आवेश नहीं है, नहीं तो धन आवेश है नहीं तो ऋण आवेश है, ये न्यूट्रल है, इसलिए नाम ही न्यूट्रॉन दिया है, ऐसे बोल सकते हो। द्रव्यमान में देखा जाए तो कहता है कि द्रव्यमान में प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। द्रव्यमान इसका जो होता है ना, ये प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, अतः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा है ना। तो न्यूट्रॉन नाम पड़ा है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी, अब देखो कई बार पूछता है, जैसे आप एलिमेंट देखोगे ना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो हाइड्रोजन को छोड़कर जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो कह रहा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन, ध्यान रखना। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणु, अभी 118 परमाणु, अभी 118 तत्व है तो 118 प्रकार के परमाणु होंगे, है ना। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में नहीं होता है। तो कह रहा है कि सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से, तो आपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे सूचित करते हो, है ना, E पर जो है माइनस का चार्ज करके, प्रोटॉन को यहाँ पे ये स्मॉल p है और स्मॉल e है, तो प्रोटॉन को प्लस का चार्ज देके और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से सूचित करते हैं। ठीक है ना, ये कह रहा है, दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो अब जो है ध्यान रखना, ठीक है। तो परमाणु
का जो है द्रव्यमान, परमाणु कोई भी परमाणु है उसका द्रव्यमान अगर आपको बताना हो तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर जो यहाँ पे निकल के आएगा जो संख्या, वही परमाणु द्रव्यमान होगा, ये कह रहा है। ठीक है, यही कह रहा है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, नाभिक कौन है? ये परमाणु है, परमाणु के बीच में ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? अभी आपको ये पता लग गया। और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर प्रकट किया गया। ठीक है, अब देखो ये एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये बताऊंगा, अभी इसको बताने से पहले आगे पढ़ो। ठीक है, ये कैसे फिल होता है उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन, चलो फिर से क्वेश्चन करें कि परमाणु के 3 अपरमाणु कण के नाम लिखना है। तो भाई परमाणु के अंदर जो 3 जो है कण, तो परमाणु के नाभिक में कौन है? तो प्रोटॉन जिस पे प्लस का चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में चक्कर लगाता है ना, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इस तरीके से यही करा है। तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कह रहे कि हीलियम परमाणु का जो है परमाणु द्रव्यमान 4U है ना, 4U है, और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो अब अभी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान इतना है 4U है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या जो कि 2 बोला है, तो 2 माइनस कर दोगे तो ये न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाता है। वो आगे सिखाएंगे, अभी आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, आगे मैं सिखाऊंगा सब कुछ। इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकाल सकते हो, प्रोटॉन संख्या कैसे निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकाल सकते हो, सब सिखाऊंगा, और ऐसे सिखा दूंगा कि कभी नहीं बोलोगे, है ना। अब इस लाइन को देखो मेरे भाई, इस लाइन को देखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, मतलब कि अलग अलग जो कक्षा है, मान लो कि परमाणु है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये नाभिक है, मान लो कि पूरा नाभिक है ना, ये पूरा नाभिक है, तो ये पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी में, तीसरी में कितना, वो चीज़ करेंगे, कैसे फिल कर सकते हो, कैसे भरोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। तो आइए सीखते हैं। तो कह रहे कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बड़ी, तो जरा सा देखो, एक ये 2 व्यक्ति था, है ना, एक का नाम था बोर, एक का नाम था बोर, दूसरा का नाम था बरी। देखो नील्स बोर और चार्ल्स बरी ने, पूरा नाम है नील्स बोर, और बरी जो है ये चार्ल्स बरी थे। तो नील्स बोर और चार्ल्स बरी 2 अलग अलग व्यक्ति थे। नील्स बोर एक भौतिक वैज्ञानिक थे, अभी आपने देखा, और चार्ल्स बोर जो है एक रासायनिक थे। इन दोनों ने मिलकर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण कैसे होगा, है ना, परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन को कैसे, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके नियम प्रस्तुत किए थे, इसलिए हम लोग बोर बरी का नियम भी कहते हैं। तो दोनों मिलकर बताया था, है ना। तो यही चक्कर है कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर बरी ने जो है कुछ नियम प्रस्तुत किया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या नियम प्रस्तुत किया, देख लो भाई। तो कह रहा है यहाँ पे, इस लाइन को देखो, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो सूत्र है ना, कह रहा है कि ये कोई परमाणु है, परमाणु की नाभिक है, और ये जाहिर सी बात है इसकी कक्षा है ये, है ना, मान लो कि एक पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में कितना, तीसरा में कितना, तो उसका एक नियम है, और उसका जो फार्मूला है ये 2n² है ना। तो 2n² जो है, जरा सा मैं दिखा देता हूँ। 2n² का मतलब ये n जो है ना, n ये कक्षा की संख्या को दर्शाता है। जैसे पहली कक्षा है तो यहाँ पे 1, दूसरी कक्षा कितना है 2, तीसरी कक्षा यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे जो 1 है, तो यहाँ पे 2 तो फार्मूला में ही है, और n की जगह पे इस 1 को रखेंगे, है ना। तो देखो चूँकि n के जगह पे, चूँकि यहाँ पे गुना का चिन्ह है, गुना होगा, है ना, n पर स्क्वायर, चूँकि n है ना, तो 1 पे स्क्वायर करोगे तो मतलब 1 गुने 1 होगा, तो इसका मतलब 1 ही होगा, तो बराबर कितना 2 हो जाएगा, 1 गुने 2, चूँकि 2 फार्मूला में ही है। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये तो भाई आपको पता है कि ये नाभिक है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना ये। अब देखो दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो देखो दूसरी में 2 है, तो 2n² है, तो n की जगह पे आप 2 रखो, यहाँ पे अगर 2 रखते हैं n की जगह पे, तब क्या होगा, तो 2 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8 होगा ना। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा, है ना। 2 कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। तीसरी कक्षा में आपको बताना है, तो वही 2n² पे। तो देखो तीसरी कक्षा की बात कर ले, 1 मिनट रुको। तो तीसरी कक्षा यहाँ पे तीसरी है ना, तो यहाँ पे n की जगह पे 3 रखो, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर करो, तो 3 3 9 गुने 9 गुने 2 हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 गुने 3 गुने 2, तो 3 3 9 दूने 18। तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होगा, तो इस तरीके से रख सकते हो। तो ये फार्मूला ये बताता है ना। बेसिक बातें हैं, पुनः का बहुत कायदे से समझाया हूँ आपको, अभी समझा भी रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि 2n² से दर्शाया जाता है, जहाँ n जो है कक्षा की संख्या है, कक्षा की संख्या। जैसे मान लो ये परमाणु है, परमाणु की नाभिक है, ये पहली कक्षा है, तो n कह रहा है कि ये कक्षा की, जैसे 1 नंबर की कक्षा है, तो ये 1, तो वही कह रहा है कि n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है ना। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहले कक्षा या k कोष में होगी,
सॉरी पहले कक्ष या के कोष में होगी। ठीक है, तो पहले में कितना इलेक्ट्रॉन होगा आपने देख लिया। ठीक है, जैसे पहले कोष में, के कोष में, इसका नाम क्या है, नाम कहाँ से शुरू हुआ, जैसे पहले का नाम क्या है भाई, के है, मान लो कि ये दूसरी है तो के बाद क्या, एल होगा दूसरा का नाम, तीसरा का नाम। इस तरीके से अंग्रेजी अक्षर कैपिटल अक्षर के आधार पर वो किया गया है नाम, है ना। तो बेसिक बात है यार, कुछ भी नहीं है, इतना आसान है हलवा के मत पूछो। तो कह रहा है कि इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या के कोष में इसके आधार पर, तो 2n² के आधार पर, दूसरे में जैसे एल कोष है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे 8, तीसरे में जैसे एम कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, और चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 32। तो चौथे कोष में जैसे कैसे होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2n² निकाल लो। तो मान लीजिए पहला ये नाभिक है, ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है और ये चौथा कोष है। तो पहला कोष का क्या नाम है, तो पहला कोष का नाम है आपको ये सर के, दूसरा का के एल, तीसरा का एम और चौथा का के। तो आपसे पूछेगा के, मैं बोल रहा हूँ KLMN है चौथा का नाम। आपसे पूछेगा कि एन कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तो एन का मतलब ये चौथा कोष ना, चौथा, जैसे पहला का नाम 1 है, दूसरा का 2, तीसरा का 3, चौथा का 4। और नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेगा सर एन के नाम से चौथा कोष को, पहला कोष को एम के नाम से, सॉरी तीसरा को एम के नाम से, दूसरा को एल के नाम से, पहला को के नाम से। तो आपको पूछेगा कि भाई तीसरा कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब आप एम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्टली कर दोगे, ये 3 नंबर पर आता है एम कोष, तो एन की जगह पर 3 रख दो, तो 2 गुने 3 पर स्क्वायर करोगे तो 3 गुने 3 हो जाएगा, 3 गुने 3, तो 3 3 2 18, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा। चौथा में कितना, तो अब 3 की जगह पे यहाँ पे एन की जगह पे 4 रख दो, तो 4 का स्क्वायर, तो 2 गुने 4 गुने 4, 4 चौको 16 दूनी 32। तो चौथा कोष में मतलब एन कोष में 32 इलेक्ट्रॉन की संख्या। पाँचवा कोष पूछेगा तो पाँचवा कोष का नाम क्या दोगे, मतलब एन के बाद ओ दोगे। तो आप देखो 2n², तो एन की जगह पे 5 रख दो, तो आपको ये सर 2 गुने 5 गुने 5, 5 25 50, तो पाँचवा कोष में 50 इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस तरीके से निकाल सकते हो, वही चीज़ कह रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन से कोष में कितना होगा, ये पूछ रहा है ना। तो अगर इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहले कक्षा, है ना, पहले कक्ष या कोष में होगी। आप देख सकते हो इस तरीके से दर्शाया गया है ना, कितना अच्छा है। अब देखो वही चीज़ आपको बताया गया 1 से लेकर 18 तक मैं आपको बोलता हूँ कि रट लो। अब देखो जैसे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे ये हाइड्रोजन है ना, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये नाभिक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे हीलियम आता है, 3 नंबर पे लिथियम, बेरिलियम 4 पे, बोरोन 5 पे, 6 पे कार्बन, 7 पे है, इसका परमाणु क्रमांक लिखा हूँ है ना, 7 पे न्यूट्रॉन है, 8 पे ऑक्सीजन है, 9 पे जो है फ्लोरीन, कितने पे है, 9 पे है, 10 पे नियोन है, 11 पर जो है सोडियम है, 12 पर जो है 12 पर क्या है, तो 12 पर जो है आपको ये सर मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम 13 पर है, इसका परमाणु क्रमांक 13 है, सिलिकॉन 14 नंबर पे है, 15 पर जो है क्या है भाई फास्फोरस है, सल्फर कितने पे है सर 16 पे, क्लोरीन 17 पे है, 18 पे आर्गन है। तो ये आप देखो, तो पहली कक्षा में देखो आपने देखा था, तो ये बेसिक बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलो अब आपने ये देख लिया भाई, 1 से लेकर ये 20 तक रट लेना, हम आपको शुरू में ही बता दिए हैं। तो पहली बात है आपने देख लिया, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे भर सकते हो। दूसरी बात है यहाँ पे जो इन्होंने बताया कि भाई सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यही जब सूत्र बनाते हो ना, यही बहुत मायने कर कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। इस लाइन को ध्यान रखना, क्या बोल रहा है कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, ठीक है। तीसरी बात है क्या बोला था भाई, किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उसमें पहले वाले, है ना, पहले वाले मतलब भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले जो है पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना को व्यवस्थित चित्र में दर्शाया गया। तो वही देखो ना, किसी तत्व को पकड़ो ना, जैसे मान लो कि ये सोडियम है ना, यहाँ पे सोडियम है, ये सोडियम का परमाणु है, मान लो कि ये सोडियम है, ठीक है। तो ये नाभिक है, मान लो कि ये नाभिक है, ये पूरा नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, भाई आप सबको पता है। और इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में चक्कर लगाता है ना, तो ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, मान लो ये तीसरी कक्षा है। देखो पहली कक्षा में, मैं कलर चेंज करता हूँ, तो पहली कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 2। अभी आपने 2n² पे देखा था ना, 2n² पे, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। दूसरी में आपको पता है दूसरी का क्षमता क्या है भाई, तक एक सर 2n², तो 2 को गुना यहाँ पे n की जगह पे 2 रखिए, तो 2 ना 4 दूनी 8, तो दूसरी पर 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। क्या हो रहा है यार, कलर चेंज कर रहा हूँ। तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी देखो पहली में ये तो नाभिक है, पहली में 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सर सोडियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो पहली में 2 भरे, दूसरी में 8 भरे, 1 बच गया, तो तीसरी कक्षा में भर दो, ठीक है ना। और इसे अष्टक पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है
या तो लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन या तो देना पड़ेगा। पिछले क्लास में हम आपको करवाए थे, तो ये चूँकि लेगा नहीं, क्योंकि 8 लेने के लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा, तो किसी को दे देगा स्टेबल रहने के लिए ना, तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा इस तरीके से। जैसे मैग्नीशियम की बात कर ले तो 13 पे आता है, या फिर देखो ना क्लोरीन निकले ना, इसका अष्टक पूरा है, आर्गन का अष्टक पूरा है ना, आपको ये गैस है और इसका अष्टक पूरा है। क्लोरीन की बात कर ले तो इसमें 17 है परमाणु क्रमांक, देखो पहले में 2 हो जाएगा, दूसरे में कितना जाएगा सर, दूसरे में जो जाएगा आप देख सकते हो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो कहिएगा सर दूसरे में 8 है ना, तीसरे में क्या कितना जाएगा बचेगा, तो भाई तीसरे में जाएगा। और अष्टक पूरा करने के लिए ये उनको 1 चाहिए तो किसी से ले लेगा। ये सब पढ़ेंगे आगे, हालांकि मैं पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं और अगले क्लास में भी और डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ आपसे कह रहा है। तो आपसे अगला यहाँ पे क्रियाकलाप बोला है भाई कि देख सकते हो कि अस्थायी परमाणविक मॉडल तैयार करें और पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं। तो पहले 18 तत्वों के मतलब 1 से लेकर 18 तत्वों के बारे में बात कर रहा है अभी जो दिया गया है। तो कह रहा है कि पहले 18 तत्वों के परमाणु की संयोजकता सारणी यहाँ पे दिया गया 4.8 आपको यहाँ पे दिखेगा, ये है। तो संयोजकता कैसे निकालोगे, बताए थे ना कि ये 2n² वाला फार्मूला ध्यान रखना, ये निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ निकाल के। जैसे हम आपसे पूछे कि भाई आप बता दो कि नियॉन की संयोजकता बताओ, तो आप क्या करोगे, 2n² वाला फार्मूला याद है, बना सकते हो। और एक कंडीशन इन्होंने बोला था ना कि भाई यहाँ पे आप देख सकते, ये बोला था ना, एक लाइन को देखो, बोला था ना कि भाई सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, 8 हो सकती है ना, सबसे बाहरी कोष में। तो चलो यहाँ पे हम पकड़ते हैं कि इसको नियॉन को पकड़े, है ना, कैसे इसको आप बनाओगे और इसका संयोजकता कैसे निकालोगे। तो देखो नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप एक ऐसा नियॉन 10 पे आता है, ठीक है। अच्छा इसका अष्टक पूरा है तो इसको छोड़ दो, जिसका अष्टक पूरा नहीं मैं उसको पकड़ता हूँ। चलो यहाँ पे सल्फर लेता हूँ, ठीक है ना, सल्फर की बात कर ले। तो ये कितने नंबर पे आता है सर, कहिएगा 16 पे, तो इसका निकालो। तो पहली कक्षा में कितना, तो कहिएगा सर ये नाभिक है, तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आप कहिएगा सर 2, ठीक है। दूसरी कक्षा में कितना जाएगा, तो आप कहिएगा दूसरी में 8 जाएगा, है ना, चूँकि इसका 18 है तो देखो 2 चला गया। तो पहली में यहाँ पे देखो 18 में से 2 आपने भर दिया, दूसरी में 8 जाएगा तो दूसरी में 8 भर दो, ऐसे इसका संयोजकता आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो दूसरी में 8 भरोगे तो कितना होगा, 1 2 3 3 6 हो गया, 7 8, तो देखो 2 चला गया, 8 चला गया ना, 2 8। अब कितना बचा, चूँकि 16 पे है 6, तो अब तीसरी में कितना जाएगा, तो अब कहेगा सर तीसरी में 2 ही जाएगा, देखो तीसरी में 2 इलेक्ट्रॉन ही बचा है ना, अरे 2 ही बचा है, 6 बचा है तीसरी में, तीसरी के लिए 1 2 3 4 5 6। लेकिन आपको एक लाइन क्या बोला था कि बाहरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, बाहरी कक्षा में कितना 8, अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए। तो ये किसी से क्या करेगा, 2 लेगा तब इसका अष्टक पूरा होगा, तो इसका संयोजकता कितना हो गया, 2। बहुत आसान है यार, है ना। तो आप देख लो यहाँ पे इस चार्ट में भी किसका मैंने बताया था अभी, सल्फर का, तो देखो इसकी संयोजकता यहाँ पे 2 है। परमाणु क्रमांक आपको बोले थे पहले वाला वीडियो में कि ये सब रट लेना है, ठीक है। हम लोग अगला चैप्टर में अगला क्लास जो है ना क्लास 10 में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलना है, सूत्र कैसे बनाना है और डेप्थ में पढ़ेंगे। ये तो बेसिक है 9th वाला, 10th में जब पढ़ोगे ना मज़ा आ जाएगा, सब कुछ आसान शब्दों में सब समझा देंगे, ठीक है। अभी जितना बता रहे हैं उतना करते जाओ। चलो अब कह रहे हैं अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है। अब देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखोगे, जैसे हम आपको बोले कार्बन कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है, ठीक है। कार्बन कितने नंबर पर आता है भैया, 6 नंबर पर आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे, पहले कक्षा में कितने, तो आप कहिएगा सर पहले कक्षा में यहाँ पे हम बताए थे ना, मान लो ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये नाभिक है पूरा, पहली कक्षा है दूसरी कक्षा, तो पहली कक्षा में क्या वो इलेक्ट्रॉन जाएगा मैक्सिमम, तो कहिएगा सर 2 ही जाएगा। 2n² फार्मूला को पता है ना, 2n², तो पहली कक्षा 1 है, तो देखो 1 गुने 1 गुने 2, 2 1 2 और 2 में 1 से गुना करोगे तो 2 ही हुआ ना, तो 2 जाएगा। तो अब कहिएगा सर 2 होगा। अब देखो इसको 6 में से 2 चला गया तो बचा कितना, फिर दूसरी कक्षा में जो बचेगा तो दूसरी कक्षा में जाएगा ना, और दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितना हो सकता है, मतलब लास्ट वाली कक्षा में, तो ये कार्बन में 2 ही बनेगा ना, ऐसे पहली दूसरी कक्षा बनेगा, तो इसमें मैक्सिमम 8 जाएगा, लेकिन इसमें 4 ही है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 4 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सोडियम लेते हैं, सोडियम। अब देखो यहाँ पे एक दिया है सोडियम का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 था, सोडियम का कितना है, 11 है। तो देखो सोडियम का भी वही करोगे, पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा, ये नाभिक है, ये पहली कक्षा बनाते हैं। तो सोडियम की पहली कक्षा में क्या हो, सोडियम में 11 पे आ जाता है, तो कहिएगा सर पहली कक्षा में 2 जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 लिखोगे पहले। दूसरी में कितना जाएगा, 8 जाएगा, तो आप कहिएगा सर 8 लिखेंगे, कुछ नहीं यार, कितना आसान है लिखना। तो ऐसे भरोगे 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 को भरा।
8 तो 10 हो गया, अब एक ही बचा ना, तो बाहरी कक्षा में एक ही बचेगा, है ना, इसकी 3 ही कक्षा होगा सोडियम का, तो बस बाहरी कक्षा में एक, यही इसका हो गया। तो कितना आसान है, कुछ है। चलो अब देखो आगे आपसे क्या बोला है, कह रहा है कि अगर किसी परमाणु का K और L कोश भरा है, तो K और L कोश भरा है ना, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। देखो अब मान लो कि किसी का, मान लो कि पहला जो कोश है ये नाभिक है किसी परमाणु का, ये पहला कोश है, मान लो ये दूसरा कोश है, तो पहला कोश का नाम K है और दूसरा का L है, तो पहला कोश में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब कहेगा सर अभी तो आपने बताया पहला कोश में तो 2 ही जाएगा, 2। दूसरा कोश में कितना जाएगा, 8 जाएगा, क्योंकि पहला कोश में 2 और दूसरा मैक्सिमम 8 जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूसरा में, पहला में 2, तो टोटल 10 होगा, है ना। तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तो 10, क्योंकि पहला भी भरा है दूसरा भी भरा है, ये भरा हुआ कह रहा है ना, भरा है। तो कितना आसान है। आशा करते हैं यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखे हैं तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ पे जो चीज़ें आपने पिछले क्लास में पढ़ चुका है, संयोजकता, अब देखो यहाँ पे दिया गया है संयोजकता के बारे में, पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुका हूँ, हम नहीं बताएंगे यहाँ पे। चलो पढ़ के बता देते हैं, फिर बताइए। अच्छा संयोजकता क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे सीख लो। मान लो ये सोडियम लिखा हुआ है ना, आप क्या लिखे हैं, सोडियम लिखे। चलो ये एक परमाणु का चित्र बनाते हैं, ये परमाणु है, ठीक है। परमाणु का ये नाभिक होगा भाई, ये नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक है। नाभिक में जाहिर सी बात है आपको पता है, इसमें पहला कोश मान लो ये है, दूसरा कोश ये है, ठीक है, ऐसे हम बना लिए। और मोटा करता हूँ, रुको, ये पहला कोश है और ये दूसरा कोश है। हम लेते हैं सोडियम, Na, सोडियम 11 नंबर पे आता है, ठीक है। एक बक्सा बनाओ, एक बक्सा बनाओ यहाँ पे। अब देखो परमाणु के नाभिक में आप अभी तक पढ़ चुके हैं, ये परमाणु है, इसके नाभिक में प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ना। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पे प्लस आवेश है, न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में क्या करता है भैया, चक्कर लगाता है। तो जितने प्रोटॉन की संख्या उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। तो मान लो कि ये सोडियम है, सोडियम में जितने परमाणु संख्या, और देखो ये परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन संख्या बराबर होता है, तो जितना ये परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉन की संख्या होगा। तो प्रोटॉन मान लो ये सोडियम है ना, तो मान लो ये सोडियम है, सपोज दैट ये सोडियम है ना, ये सोडियम है, Na लिख लेता हूँ। तो देखो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना, तो आप कहेगा सर प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे जो है कितना है, 11 है, ठीक है, क्योंकि प्लस का चार्ज है। तो हम आपको क्या बताएं, परमाणु क्रमांक जितना उतना ही प्रोटॉन की संख्या और उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। उदासीन का बात कर रहा हूँ, अब ये किसी को साझा नहीं कर रहा है कुछ भी, ठीक है। अब देखो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा भाई, तो कहेगा सर अभी तो आपने बताया जितने प्रोटॉन की संख्या उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, ठीक है। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए इनको या तो इलेक्ट्रॉन साझा करना होगा या फिर इलेक्ट्रॉन को त्याग करना होगा, बशर्ते आपको कुछ जो इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, जिसमें आप यहाँ पे हीलियम को छोड़ दो, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन को छोड़ दो, तो ये 6 को गैस को छोड़ दो, तो है ना, क्योंकि इसका अष्टक पूरा है, इसको छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो अब इस बक्सा में कहिएगा सर क्या वो प्रोटॉन है, 11 को प्रोटॉन, 11 को इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आप कहिएगा 2 जाएगा, ठीक है। दूसरी में 8 जाएगा, तो कितना होगा, क्योंकि 11 है ना इसका परमाणु क्रमांक, तो दूसरी कक्षा भी जरूरत है पड़ेगा इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बचा कितना, तो क्योंकि पहली में यहाँ पे 2 हो गया इसका, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 8 ही जाएगा। अब 1 बचेगा, तीसरी में जाएगा, ठीक है। तो अब कहिएगा सर ठीक है, इसको अष्टक पूरा करना है, तो पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में इसका 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो अब जाहिर सी बात है जब तक अष्टक नहीं पूरा करेगा ना, तो ये चाहेगा कि या तो हम किसी से इलेक्ट्रॉन किसी से ले या किसी को दे। तो आप ही सोचो कि इसको लेना बड़ी भारी पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो यहाँ पे एक और मैं लिखता हूँ क्लोरीन, है ना, एक क्लोरीन लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मिटाता हूँ, क्लोरीन का बक्सा बनाता हूँ। मान लो कि ये क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्लोरीन लिख लेता हूँ, क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, ठीक है। तो इसके बक्सा में भी आप देखोगे तो प्रोटॉन की संख्या कितना, तो कहेगा सर प्रोटॉन 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17, है ना। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे क्लोरीन का, तो यहीं पे निकालो भाई। मान लो कि नाभिक है, तो नाभिक ऐसे बना देता हूँ, ये नाभिक है, ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, ठीक है, 3 ही रहने दो। तो पहली में इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, तो कहिएगा 2, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना।
तो 8 2 10, तीसरे में 7 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब अष्टक पूरा दोनों को करना है भाई, तो क्या होगा, तो चूंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। तो देखो इस बक्सा में से क्या होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसमें 2 से इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसमें 17 है, इसको दे देगा, किसको दिया भाई, इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसमें सोडियम वाला में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो अब 10 बच गया, जो कि 11 था, तो इसको किसको दिया, क्लोरीन को दिया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गया, है ना। तो आप जो लिखते हो ना इसका संयोजकता और प्लस और माइनस का चार्ज भी लिखते हो ना उस पर, तो देखो इस पर क्या हुआ, इसमें वर्चस्व किसका बढ़ा, सोडियम पे देखो ज़्यादा किसका है भाई, ज़्यादा किसका है, यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो कहेगा प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 2 से वो बचा। तो इसलिए आप देखोगे तो जब सोडियम लिखते हो तो यहाँ पे प्लस का चार्ज लगा रहता है, तो इसमें धनायन हो जाता है, जो कि पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे। और इसका संयोजकता भी 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि संयोजकता में प्लस और माइनस नहीं लिखा जाता है, आपको पता होगा, उसमें जैसे इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है या ग्रहण कर रहा है, वही इसका संयोजकता होता है ना। तो वहीं पे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की संयोजकता कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे क्लोरीन की बात कर ले, क्लोरीन की संयोजकता कितना हो गया, तो इसका भी 1 हो गया, क्योंकि ये भी 1 ही लिया है। तो अब देखो इसमें कौन सा चार्ज होगा, तो अब इसमें देखो कौन सा चार्ज हो गया, तो आप कहिएगा सर इसमें चार्ज हो गया माइनस का। माइनस का चार्ज क्यों हो गया, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या को है 17 को, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, तो वर्चस्व किसका बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन का ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का चार्ज रहता है। लेकिन संयोजकता जो है, बैलेंसी जो है, दोनों का 1 ही होगा, किसका, क्योंकि सोडियम क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इस कंडीशन में दोनों की संयोजकता 1 ही होगा। लेकिन आयन की बात कर ले तो सोडियम पे धनायन हो जाएगा और क्लोरीन पे ऋणायन हो जाएगा। तो क्यों हो गया धनायन, क्यों ऋणायन हो गया, आप इस बक्सा से बहुत कायदे से समझ लिए हैं, बहुत काम देगा फिजिक्स में भी, मैं कह रहा हूँ ना, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। चलो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। तो संयोजकता जो हम आपको बताएं भाई, चलो पढ़ देते हैं। कह रहे कि हम जानते हैं, संयोजकता आप समझ लिए ना, कह रहे कि हम जानते हैं कि परमाणु, या फिर यहाँ पे भी एक बार देख लो इसकी संयोजकता, इसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा ना, जैसे यहाँ पे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कहिएगा सर 1 2 3 4, इसकी संयोजकता 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं विश्वास है तो हम आपको दिखा देता है। जैसे सिलिकॉन था ना, देखो सिलिकॉन का संयोजकता देख लो, ऐसा ही है यहाँ पे, है ना, संयोजकता 4 है। तो बहुत आसान है यार, ये सब रटने वाली चीज़ें नहीं है, निकालना होता है ये। चलो पढ़ लो, यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। तो कह रहा है कि हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, बता दिया हूँ। तो कह रहा है कि किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं ना, किसी, है ना, कोई परमाणु है, इसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही इसकी संयोजकता है। कितना आसान शब्दों में लिख दिया है, ठीक है। कह रहा है कि बोरबरी स्कीम से जो है हम जानते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो देखो ये भी लाइन लिख दिया है, कह रहा है कि 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। बाहरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छा लाइन है। तो अधिकतम जो है बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यह देखा गया है कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे हैं, मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन में, जिसके परमाणु के बाहरी जो है कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, मान लो कि पहली कक्षा है, ये दूसरी है ना, तो जिसका बाहरी कक्षा, जैसे नियोन की बात कर ले तो नियोन का बाहरी कक्षा भरा हुआ है, जैसे पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। देखो टोटल यहाँ पे क्या है, इनकी परमाणु क्रमांक 10 और बाहरी कक्षा भी इसका भरा हुआ है। तो देखो क्या कह रहा है, तो यह देखा गया है कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भरे हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनकी संयोजकता शक्ति, मतलब कि इनकी जो संयोजकता है 0 होता है, जरूरत ही नहीं पड़ेगा इसको किसी से लेने का और किसी से देने का। देखो यहाँ पे नियोन का 0 होगा, किधर है संयोजकता, नियोन की देखो 10 है, इनकी संयोजकता 0 है, यही कह रहा है आपको। तो आगे देख लो भाई, तो कह रहा है इन अक्रिय तत्वों में वे जो है यहाँ पे हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 हैंड रहता ना, जैसे हीलियम को आपको हम बताएं कि जो हीलियम है H हीलियम बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन के पूर्ण है। अन्य जो है 8, अन्य में 8 रहता है, तो हीलियम के बाहरी कक्षा में हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 ही, और बाकी जो है उसमें उसके बाहरी कक्षा में 8 जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही कह रहा है, ठीक है। तो हीलियम एक ऐसा है जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है बाहरी में, बाकी अन्य में 8। कह रहा है कि सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति, अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्वों के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। बेसिक बातें हैं जो हम आपको बता चुके हैं कि
8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी मतलब बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है, जिसे हम लोग अष्टक कहते हैं कि अष्टक इसका पूरा करना है, जिसका अष्टक पूरा नहीं है। करें कि परमाणु अपनी अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, है ना, दूसरे से उसमें रिएक्शन होता है, और यह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने और उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। या तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। अच्छा, एक शब्द आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी का मतलब क्या है कि मान लो कि ये कार्बन है, कार्बन मोस्टली केस में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी ही करता है ना, ध्यान रखना। साझेदारी का मतलब क्या है कि इसके बाहर एक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये भी यूज करेगा, और जो दूसरे लोग होगा ना वो भी यूज करेगा, और दूसरे लोगों का जो है दूसरे परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन में बाहरी कक्षा में मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका यूज जो वो करेगा और इसका यूज भी जो वो करेगा, मतलब दोनों जो है एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा, है ना। तो ये कह रहा है साझेदारी, इसका साझेदारी का मतलब ये हुआ दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, यूज में लेता है ना। तो कह रहे कि त्याग करना और ग्रहण करना तो हमको बता ही चुके हैं पहले भी, है ना। तो किधर चला गया, अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करता है भाई, कह रहा है कि आपस में या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने या ग्रहण करेगा या त्याग करेगा, है ना। तो आप तीन ही कंडीशन होगा। कह कि परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। तो हम आपको बता ही दिया कि संयोजकता क्या होता है, ठीक है। चलो, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में भाई हम आपको बता चुके हैं, वही कह रहा है। उदाहरण के लिए कह रहा है कि हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, प्रत्येक के जो है परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष एक दूसरे के जो है इलेक्ट्रॉन, कह रहा है कि कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, बिल्कुल होता है, और यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, और इसीलिए इनकी संयोजकता जो है एक कही जाती है ना। कह रहा है कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता आपको बताना है, तो इसकी भी 2 होता है, इसका भी 3 होता है ना। मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3, क्योंकि मैग्नीशियम का बाह्यतम कक्षा में 2 और एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वही आपको बता रहा है। तो ये बेसिक बात है। कह रहा है कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा है ना 7 होता है, और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है। तो किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करना, मतलब फ्लोरीन को कह रहा है कि त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान होगा। बिल्कुल ये सही बोल रहा है ना। तो कह रहा है कि अतः इसकी संयोजकता क्या होगा, 1 होगा, है ना। कहीं पे लिखा होगा, है ना, नहीं लिखा है, तो इसकी संयोजकता है ना, यहाँ पे करके इसकी संयोजकता अष्टक में 7 घटाकर, है ना, अष्टक से मतलब 8 में से 7 घटाकर निकाली जाती है, और तो कह रहा है कि इनकी संयोजकता 1 होगा। बेसिक बात है यार। ऑक्सीजन की संयोजकता परिकलन भी जो है इसी प्रकार किया जा सकता है, करके इस परिकलन में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी। तो भाई देखो ऑक्सीजन कितने नंबर पाएगा, तो आप कहेगा सर ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। तो देखो ये पहले में 2 जाएगा, दूसरे में 6 बचेगा, तो देखो अब 6 किसी को देगा ना, तो आप सबको पता है कि इसको काफ़ी ऊर्जा खोना पड़ेगा, तो आसान होगा कि क्या इस किसी से 2 ग्रहण कर लेगा ताकि इसका अष्टक पूरा हो जाए। तो अष्टक पूरा करने के लिए कह रहा है कि इसकी संयोजकता निकालने के लिए आप 8 में से क्या करना, 6 को माइनस कर देना, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगा। ये आपको बताने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। तो कह रहा है कि पहले 18 तत्वों की संयोजकता यहाँ पे सारणी में दिया गया है, आपको रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हम आपको निकालने के लिए बता दिए हैं, निकाल लीजिएगा भाई। तो कैसे निकालोगे, पहले तो ये तो आपको रटना पड़ेगा 1 से लेकर 18 तक, इसका तत्व का नाम, इसका परमाणु क्रमांक याद कर लोगे ना, आराम से निकाल सकते हो, चूँकि हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा दिए हैं कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब अगला यहाँ पे पॉइंट्स है, आप देख सकते हो कि परमाणु संख्या, है ना। तो कह रहा है कि परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या निकालना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। तो किसी तत्व के जो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं सोडियम, तो सोडियम जो आपने 1 से लेके आपने देखा था, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इस चार्ट में, देखो सोडियम कितने पे है, देखो सोडियम जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, इसके परमाणु क्रमांक कितना है, तो 11 है। तो ध्यान रखना, तो परमाणु क्रमांक अगर ध्यान रहेगा तो लगभग इसका द्रव्यमान होगा 2 गुना होता है ना। तो ये मैं पुनः कर रहा हूँ, 1 से लेकर 20 तक आपको रट, 1 से लेकर 20 तक हम आपको जो नोट्स में भी लिख दिए हैं, बुक में इसमें 1 से लेकर 18 तक दिया है, इस तत्व को सीक्वेंस वाइज में रट लेना है, ठीक है ना, तो आराम से निकाल सकते हो। तो ये जो नीचे वाला होता है, नीचे में हम लोग परमाणु क्रमांक लिखते हैं,
तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है भाई? तो आप कहिएगा सर सोडियम का परमाणु क्रमांक है ये होता है परमाणु क्रमांक, है ना, परमाणु क्रमांक, है ना, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और ऊपर में जो होता है, यहाँ पे जो आप लिखते हो, यहाँ पे जो लिखते हो, यहाँ पे लिखते हो, इसका द्रव्यमान होता है। तो सोडियम का कितना होता है? 23। तो ये परमाणु एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान, और नीचे वाला परमाणु क्रमांक। रट लीजिएगा, सॉरी इसमें रटना क्या, कुछ नहीं रटना यार, है ना, इसमें रटने वाली बात है। अब यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ कार्बन की बात कर ले, यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन। तो कार्बन का नीचे में इसका परमाणु क्रमांक 6, तो नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं इसे। और इसका जो कार्बन का ऊपर वाला जैसे परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। तो यहाँ पे लिख लो परमाणु, यहाँ पे जो 12 होगा परमाणु द्रव्यमान होगा। तो ऊपर वाला को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान, नीचे वाला को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे आप समझ लिए कि भाई परमाणु क्रमांक किसको बोलेंगे? नीचे वाले को क्रमांक, ऊपर वाले को द्रव्यमान, है ना। ऊपर में देखो भारी है तो ज़्यादा आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई सर पे भारी है, नीचे में हल्का है, इस तरीके से याद रख सकते हो, कोई बात नहीं, हम आपको समझा देंगे। तो चलो आपको यहाँ पे बताया गया है, तो आपको करके परमाणु क्रमांक, है ना, परमाणु संख्या पहले करके हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। तो एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। तो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन है, तो जो ये परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या होता है। अभी तक तो आपने समझ लिया है। और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या वही होता है। इलेक्ट्रॉन तो जैसे इसके बाहरी कक्षा मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 ही होगा। उदासीन मैं परमाणु का बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखो। तो जितना परमाणु क्रमांक वही प्रोटॉन की संख्या होता है, समझ गए ना। तो परमाणु क्रमांक नीचे में जो लिखा है ना, वही परमाणु के नाभिक में परमाणु क्रमांक होता है, सॉरी परमाणु संख्या होता है, ठीक है ना, प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक को ही यहाँ पे लिख देता हूँ, परमाणु क्रमांक को ही क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या, है ना, प्रोटॉन की संख्या। जैसे सोडियम की बात कर ले, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगा। और इसी के बराबर में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। उदासीन में परमाणु का बात कर रहा हूँ, उदासीन परमाणु की बात कर रहा हूँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन का नहीं तो ह्रास हो रहा है, नहीं तो ये हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। तो यही आपको बताने का कोशिश कर रहा है, कह रहा है परमाणु संख्या। कह रहा कि हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं, और एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। परमाणु संख्या बोले चाहे परमाणु क्रमांक बोले, एक ही चीज़ है। करेक्ट, इसे हम लोग जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं भाई? जेड के द्वारा जो है दर्शाते हैं। करेक्ट, किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या जेड के समान होती है, बिल्कुल। अभी हमको दिखा दें करके। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है, जो कि बता चुके हैं। करेक्ट, हाइड्रोजन के लिए जैसे जेड बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई? हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है ना। इसी प्रकार कार्बन को जेड बराबर जेड से सूचित करना है ना, तो जेड बराबर 6 आप लिख सकते हो, है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है, हम आपको आसान भाषा में समझाएं। तो जैसे हम लिखते हैं सोडियम, है ना, यहाँ पे हम लिखे हैं सोडियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। तो आप ये जो 11 देख रहे हो ना, परमाणु क्रमांक 11, तो भाई कह रहा है कि आप ये परमाणु क्रमांक को यहाँ पे लिख देता हूँ, परमाणु क्रमांक को आप किससे दर्शाओगे? तो जेड से दर्शाओगे, जेड से। और प्रोटॉन की संख्या तो जाहिर सी बात है, इसको स्मॉल पी से दर्शाते हैं, ऐसे करके, है ना। इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके दर्शाते हो, न्यूट्रॉन को ऐसे करके दर्शाते हो, यही कह रहा है। तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को आपको जेड से दर्शाना है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो यही कह रहा है कि जेड बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या। इसका मतलब जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन की संख्या। कितना आसान है। ये चीज़ें नोट्स में भी लिख दिया हूँ, आप देख सकते हो, बहुत कायदे से उम्दा तरीके से लिख दिया हूँ, देख सकते हो, है ना। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की इसे स्मॉल पी से सूचित करते हैं, और परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान को बात कर ले, परमाणु द्रव्यमान को, है ना, ऊपर वाला को, जैसे यहाँ पे सोडियम लिखते हैं, सोडियम, तो ऊपर में जो है आपको पता है कि ये जेड होगा, कैपिटल जेड। ये किसको दर्शा रहा है? तो आप कहिएगा सर ये परमाणु क्रमांक को दर्शा रहा है। तो कहिएगा सर ये परमाणु क्रमांक को दर्शा रहा है।
और ऊपर में जो परमाणु द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान है, तो उसको हम लोग किससे, तो ए से सूचित करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल ए लिखोगे, इससे आप बोलोगे कि ये परमाणु क्या है, द्रव्यमान है। यहाँ पे लिख देता हूँ परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कैपिटल ए से सूचित करते हैं। ठीक है, कितना आसान है मेरे भाई। नोट्स में बहुत कायदे से आसान शब्दों में एकदम सब कुछ समझा दिए हैं, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, जैसे सोडियम की बात कर ले, है ना, सोडियम की बात कर ले, तो ये इसकी जो परमाणु क्रमांक है 11 है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23 है, 23 है। तो ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा, परमाणु मास हो जाएगा, जैसे ए से सूचित करते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सोडियम का ए बराबर 23 और जेड बराबर है 11, क्योंकि ये किसको दर्शा रहा है, जेड, परमाणु क्रमांक को। और जितना ये परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या है, तो जेड बराबर पी बराबर में ई, ये बोल सकते हो ना। तो बेसिक बातें हैं, बहुत आसान है ये सब, आप देख सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दर्शाने का कोशिश भी किए हैं। मान लो कि ये कोई तत्व है, कोई परमाणु है, ऊपर वाला को हम लोग परमाणु भार कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, और नीचे वाला को जेड को परमाणु संख्या कहते हैं। इतना आसान शब्दों में दर्शा दिए हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको समझाया है, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कह रहा है भाई, अगला लाइन कह रहा है आपको कि द्रव्यमान संख्या ये क्या होता है, कह रहा है कि एक परमाणु के परमाणु के अंदर जो अलग अलग कण होता है, प्रोटॉन, और ये परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो कह रहा है कि एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर जो है पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से परमाणु के द्रव्यमान उसमें विद्यमान क्या बोल रहा है, प्रोटॉन, क्या बोल रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, जो प्रोटॉन है यहाँ पे और न्यूट्रॉन के जो द्रव्यमान है वही इसका मास कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। आंसर मिल गया। तो परमाणु द्रव्यमान किसे बोलोगे सर, तो आप तो बता दिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसी को हम लोग परमाणु का द्रव्यमान कहेंगे, है ना। तो कह रहे हैं कि दोनों को द्रव्यमान के कारण होता है। तो कह रहे हैं कि ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, उसी को हम लोग न्यूक्लियन भी कहते हैं, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कह रहा है कि उदाहरण के लिए कार्बन को ले लो भाई, ठीक है, यहाँ पे कार्बन को C6 को ले लो। कार्बन को करेगी, कार्बन का द्रव्यमान 12U है, क्योंकि इसमें आप देखो ये बेसिक कार्बन में देखा जाए तो इसका जो है ना C6 होता है ना। तो ये जो है, तो कार्बन का जो आप देखोगे परमाणु क्रमांक 6 होता है और उसका द्रव्यमान लगभग 12 होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे वही कह रहा है कि परमाणु के लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, अच्छा यहाँ हाँ, उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12U होता है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 6U + 6U बराबर 12 होगा। कह रहा है कि इसी प्रकार एल्युमिनियम का द्रव्यमान 27U होता है, जिसमें 13 प्रोटॉन + 14 जो है न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अभी निकालने के लिए भी बता दूंगा कैसे निकाल सकते हो। तो कह रहा है कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग, एक परमाणु के, ये परमाणु है, इसके नाभिक में प्रोटॉन + न्यूट्रॉन है, तो इसी से मिलकर जो है परमाणु द्रव्यमान कह सकते हो, दोनों का जोड़ होता है परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में ही होता है, आपको पता चल गया। उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। कितना आसान है, कुछ है। अगर किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या मतलब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। कर ऊपर में मान लो कि x कोई ये तत्व है, ये x कोई तत्व है, तो ऊपर में जो है ये द्रव्यमान होता है ना, जिसे a से सूचित करते हो, और नीचे में परमाणु क्रमांक होता है ना। यहाँ पे लिख दो परमाणु द्रव्यमान, और यहाँ पे परमाणु क्रमांक जैसे हम लोग जेड से सूचित करते हैं। तो नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान होता है। यही चीज़ आपको बोल रहा है, ठीक है। कितना आसान। तो कह रहा है कि उदाहरण के लिए आप नाइट्रोजन को पकड़ लो। तो कह रहा है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु द्रव्यमान जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो 14 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि भाई एगो यहाँ लिखो, है ना। यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये तो लिखने का तरीका है, लेकिन ऊपर में हमेशा किसको लिखोगे, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, तो परमाणु द्रव्यमान को, नीचे में क्रमांक को, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। कह रहा कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तब परमाणु संख्या क्या होगा। तो भाई देखो आसान है, क्या बोल रहा है, किसी परमाणु में, मान लो कि ये परमाणु कौन, ऑक्सीजन को लो ना, तो ऑक्सीजन का जो है आपको पता है परमाणु क्रमांक क्या है, 8 है। तो कह रहा है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितने परमाणु क्रमांक उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना भाई। अभी हमको पता है ना, तो
तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 ही होगा। तो आपसे क्या पूछा है, तो जितने परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन की संख्या। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो फिर से करें। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तब करें कि परमाणु की संख्या क्या होगा, तो वो भी 8 ही होगा, है ना। परमाणु का आवेश कौन सा होगा, तो भाई इस पे आवेश कौन सा होगा, देखो 2 6, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऋण आवेश होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑक्सीजन में 8 को प्रोटॉन रहेगा भाई, 8 को प्रोटॉन रहेगा, लेकिन जाहिर सी बात है इसको इलेक्ट्रॉन 6 योग है बाहरी कक्षा में, तो 2 ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो वर्चस्व किसका बढ़ा, इलेक्ट्रॉन का, तो इस पर कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, तो ऋण आवेश हो जाएगा, ठीक है। तो ऋण आवेश हो जाएगा। तो कह रहा है कि 4.1 में शायद ऑक्सीजन और सल्फर के परमाणु द्रव्यमान क्या, चलो परमाणु द्रव्यमान तो आपको बता ही दे, निकाल लेना। अब देखो यहाँ पे समस्थानिक, अब देखो हम थोड़ा सा आपको ना इसका परमाणु क्रमांक, अब यहाँ पे हम आपको जैसे पहला जैसे परमाणु द्रव्यमान, दूसरा परमाणु क्रमांक, तीसरा प्रोटॉन संख्या, है ना। प्रोटॉन संख्या, और चौथा इलेक्ट्रॉन संख्या लिख ही देता हूँ, है ना। इलेक्ट्रॉन संख्या, और पांचवा न्यूट्रॉन संख्या। कैसे निकालोगे, ठीक है, निकालने का तरीका बता देता हूँ, बहुत आसान है। जैसे सोडियम का पकड़ लो, नहीं एकदम बहुत आसान, सोडियम का पकड़ लो, ये सोडियम है। सोडियम का आपको पता है कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, और परमाणु द्रव्यमान ऊपर वाला द्रव्यमान होता है वो 23 होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालोगे, देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या मैंने आपको बोला था कि ये क्या, इसका नाम क्या है, तो कहेगा सर परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक जितना होता है वही प्रोटॉन की संख्या हो, तो परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो देखो परमाणु क्रमांक जितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, 11, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23 दिया गया है। तो देखो प्रोटॉन की संख्या भी 11, हम आपको बताए ना कि जितना प्रोटॉन की संख्या, जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। तो जो परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉन की संख्या होगा, तो 11 होगा। और उदासीन का मैं बोल रहा हूँ, इस पर कोई अभी तक आवेश नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना ही होगा, 11 होगा। अब न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, 23 में से या तो आप क्या कर लो, परमाणु क्रमांक को घटा लो, या प्रोटॉन की संख्या घटा लो, या इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा लो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, हम आपको पता है ना कि जितना यहाँ पे जेड होगा, जेड का मतलब क्या होगा, परमाणु क्रमांक, अभी आपने देखा था परमाणु क्रमांक से होगा, नीचे वाला से ये, तो जितना परमाणु क्रमांक होगा जेड होगा, उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, एक दूसरे का बराबर है। मैं उदासीन परमाणु का बात कर रहा हूँ, उसमें अभी कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, उसका बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से आप क्या कर लो, ए में से किसी को भी घटा लो, तो न्यूट्रॉन संख्या निकल जाएगा। तो 23 में से क्या करोगे आप, मान लो कि आप प्रोटॉन संख्या घटा लो ना, प्रोटॉन की संख्या घटा लो, क्योंकि वो अस्थायी रहता है, तो प्रोटॉन की संख्या घटा लो, तो प्रोटॉन संख्या घटाओगे 11, तो इसका 12 क्या हो जाएगा, 23 में से 11 गया तो कितना बचेगा, 12 ना, तो 12 इसका न्यूट्रॉन संख्या हो जाएगा। समझ रहे हो ना, बहुत आसान है यार, निकाल के यहाँ पे नोट्स में बताया हूँ। अगली कक्षा में और हम लोग डेप्थ में 10th क्लास में चर्चा करेंगे। और वहीं पे अगर यहाँ पे हम लोग बात कर लेकर सोडियम पे प्लस का चार्ज है ना, तो प्लस का चार्ज का मतलब क्या, सोडियम क्या किया है, तो सोडियम में यहाँ पे अब प्रोटॉन की संख्या तो ठीक है 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ से बाहर निकल गया 1, तो मतलब 2 से इलेक्ट्रॉन की संख्या बचा है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि जब ये सोडियम पर जो है ये प्लस का चार्ज रहता है तब इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा, तो ये 11 ये होगा, क्योंकि आपको बताए हैं कुछ देर पहले, ये नाभिक है, ठीक है। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में कितना होगा भाई, 8 होगा, है ना, दूसरी में 8 होगा, और तीसरी में कितना होगा भाई, तब कहिएगा सर तीसरी में 1 ही होगा, है ना, तीसरी में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या करेगा भाई, क्योंकि किसी से ग्रहण करेगा तो बहुत ऊर्जा चाहिए, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या सोडियम में 2 से बचेगा ना, तो यही कह रहा है। तो आपसे तब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा जब इसमें प्लस का चार्ज रहेगा, तब आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन अब कितना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। क्यों 2 है, क्योंकि अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे, बहुत आसान है ये सब निकाल दिया हूँ, इसमें बहुत कायदे से निकाल के बता दिया हूँ, ठीक है, देख सकते हो। इसके बाद भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, सब बता। अब देखो एक शब्द आपको दिखेगा समस्थानिक, है ना, तो एक समस्थानिक कैसे बोलोगे, तो मान लो कि ये कार्बन है, ठीक है, या हाइड्रोजन पकड़ लो, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन तत्व है, तो समस्थानिक कैसे बोलोगे, तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक सेम होता है, दोबारा सुनिए, नीचे वाला सेम होगा, लेकिन ऊपर वाला जो है ना अलग अलग होगा,
मतलब परमाणु क्रमांक में क्या हो, सॉरी समस्थानिक में क्या होगा, देखो समस्थानिक में क्या होगा कि नीचे ये स्थान सेम रहेगा, ऐसे ध्यान रखो, नीचे वाला जो स्थान रहेगा ना सेम रहेगा। स्थान मतलब स्थानिक मतलब स्थान, नीचे वाला स्थान सेम रहेगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो है द्रव्यमान जो है ना, इसका मास जो होता है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा, यहाँ पे द्रव्यमान अलग अलग होगा। तो द्रव्यमान जो है ना क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, उसे हम लोग समस्थानिक कहेंगे। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप देख सकते हो। समस्थानिक किसे कहेंगे भाई, किसी भी तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान अलग अलग हो। जैसे देखो कार्बन की बात कर लो तो देखो भाई इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक सेम है ना, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है, ऊपर वाला द्रव्यमान होता है, ये अलग अलग है। यहाँ पे 12 है और ये 14 है ना। कार्बन और 12 और कार्बन 14 का अलग अलग रूप है, लेकिन इसका जो परमाणु क्रमांक है ना सेम ही होगा, लेकिन इसका रूप अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जिनका परमाणु क्रमांक सेम और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो उसे हम लोग समस्थानिक कहेंगे। क्योंकि समस्थानिक इसका स्थान सेम है ना। समस्थानिक को देखो C6 को भाई C6 का स्थान सेम है ना, इसका स्थान सेम है ना, समस्थानिक का स्थान सेम है, लेकिन इसका द्रव्यमान अलग अलग है। बाकी समस्थानिक का उपयोग कहाँ करना है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे, ये नोट्स में ला के हम लिख दिए हैं सारी चीज़ें। चलो हम पढ़ के भी बता देते हैं, काहे के लिए बोलिएगा कि सर आपने बताया। करें कि प्रकृति में कुछ तत्व के परमाणु की पहचान की गई है, जिनकी परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन को लेते हैं तो करें कि हाइड्रोजन का जो है ना 3 परमाणुक स्पीसीज होते हैं। एक तो प्रोटियम, बहुत पूछता है, ड्यूटीरियम और ट्राइटेरियम, है ना। तो देखो इसका स्थान वही है, स्थान तो भाई H1 लिखोगे, है ना, और यहाँ पे भी H1 लिखोगे, तो स्थान तो वही है 1 नंबर का, है ना, देख सकते हो। तो यही होता है समस्थानिक, लेकिन इसका अलग अलग रूप है, तो उसमें परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो कह रहे कि प्रत्येक की जो है परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान क्रमशः 1, 2, 3 है, आपको दिखेगा यहाँ पे। पहला हाइड्रोजन में 1 है, दूसरा में 2 है, तीसरा में कितना है, मतलब प्रोटियम का परमाणु द्रव्यमान 1 है, ड्यूटीरियम का 2 है और ट्राइटेरियम का 3 है। तो द्रव्यमान अलग अलग है ना भाई, ये क्यों होता है हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो सेम कंडीशन कार्बन का देखो, कार्बन का परमाणु क्रमांक सेम है लेकिन इसका जो है अलग अलग रूप है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा इस तरीके से। ये चीज़ आपको समझाने का कोशिश कर रहा है, तो आप देख सकते हो। एक उदाहरण के आधार पर समस्थानिक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। हम आपको तो बता ही दिए हैं, परमाणु द्रव्यमान ऊपर वाला हिस्सा भिन्न भिन्न हो, तो इसे हम कह सकते हैं समस्थानिक। तो कह रहे कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटेरियम। पूछता है कई बार प्रोटॉन का कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक, कौन कौन सा, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटेरियम। रट लीजिएगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ NCERT में मिलेगा, है ना। बहुत से तत्वों के समस्थानिक का मिश्रण भी होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। बहुत से तत्वों के समस्थानिक का मिश्रण होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होता है। भाई ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा लाइन है। समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, समस्थानिक, पहली बात ध्यान रखना, ये समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों का रासायनिक गुण समान होता है लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं नहीं मिलेगा ये लाइन, ठीक है। प्रकृति में फ्लोरीन की बात कर लो तो 2 समस्थानिक रूप पाया जाता है फ्लोरीन का, जिसका द्रव्यमान 35 U और 37 U, और इसका रेशियो होता है 3:1 में का अनुपात में होता है। यह प्रश्न उठता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि द्रव्यमान किस द्रव्यमान को फ्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। तो कह रहा है कि यहाँ पे देख लो, तो कह रहा है कि किसी प्राकृतिक के तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उनमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्रव्यमान के योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्रव्यमान के योग होता है। लेकिन अगर किसी तत्व का समस्थानिक का रूप उपस्थित होता है तो प्रत्येक समस्थानिक के रूप में प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। और आप देखोगे तो यहीं पे क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से निकाल के बता सकते हो। तो करें कि इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पे क्लोरीन है ना, या फ्लोरीन नहीं है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या मतलब 35 U, मतलब 35.5 U है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हो तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे, औसतन यहाँ पे 35.5 U होगा। समस्थानिकों के अनुप्रयोग, तो कुछ समस्थानिक के विशेष गुण होते हैं जिसका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। इनमें से कुछ जो है निम्नलिखित है। जैसे यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में जो है ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में जो है कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है और घेघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हो
संभारिक क्या होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा। संभारिक में देखो भारी है तो जिसका ऊपर वाला समान रहेगा, है ना, ऊपर वाला समान रहेगा, ऊपर वाला समान रहेगा, ऊपर वाला समान रहेगा। मान लो कि यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और नीचे वाला यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है, तो परमाणु क्रमांक सेम, लेकिन परमाणु द्रव्यमान, सॉरी उल्टा बोल दिया, माफी चाहता हूँ। संभारिक किसे बोलोगे, तो परमाणु द्रव्यमान सेम होना चाहिए, ये सेम है। परमाणु, दो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान सेम, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, उसे संभारिक कहेंगे। ठीक है, चलो। दो तत्व कैल्शियम और आपको पता होना चाहिए, कह रहे कि दो तत्वों कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 और आर्गन का परमाणु संख्या 18 है के बारे में विचार करना है। ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए कैल्शियम और आर्गन का पूछ रहा है ना, कैल्शियम और आर्गन का। तो कैल्शियम का कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 20 होता है और आर्गन का 8। चलो पहले आर्गन लिख लो, आर्गन और कैल्शियम। तो आर्गन कितने पे आता है भाई, 18 पे, कैल्शियम 20 पे। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक में लिखा हूँ। तो विचार करें कि यहाँ पे परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होगा ना, आपको पता होना चाहिए। जितने परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दोनों तत्वों की द्रव्यमान जो है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो आर्गन का कितना है, 20 है, और आर्गन का कितना है भाई, 40 है, और कैल्शियम का भी 40 है परमाणु द्रव्यमान। अब कैसे, तो आप थोड़ा सा आपको दिखाते हैं चार्ट में। देखो इसमें तो दिया ही नहीं है, तो दोनों का लगभग 40 ही होता है। ठीक है ना, आर्गन और कैल्शियम का। तो ऊपर वाला दोनों का सेम है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है। तो यही संभारिक होता है। संभारिक में क्या होगा, ऊपर वाला समान है, परमाणु द्रव्यमान समान, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग। आशा करते हैं गलती नहीं करोगे। तो करेक्ट, यानी तत्वों के इन जोड़े को अणुओं को कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। तो अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान होती है उसे संभारिक कहा जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया भाई संभारिक। तो आप लोग का अब सेवा समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, है ना। और देखो भाई इसका आप क्वेश्चन आप खुद बनाना। और देखो MCQ सीरीज जो हम आपको करवा रहे हैं ना, ये जरूर करना। तो भाई देखो 9th क्लास की NCERT हम आपको पूरा करवा दिए हैं, केमिस्ट्री पूरा हो गया है। अब 10th क्लास का शुरू होगा, फिजिक्स रह गया, फिजिक्स भी पूरा करवा देंगे। लेकिन सबका MCQ और जो ये शॉर्ट नोट्स दिया हूँ उसको जरूर सभी लोग करना, बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप लोग जिस भी बैच में आना चाहते हो आ सकते। BPSC मेंस का भी बैच चल रहा है, आंसर राइटिंग सब कुछ 70 BPSC प्रीलिम्स का बैच भी चल रहा है। इसमें सारे क्लासेज विद NCERT सब कुछ इंक्लूड है। इसमें सारे सेक्शन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स, साथ में NCERT इसमें इंक्लूड है। कंप्लीट बैच है, एक जगह पढ़िए, एक चीज़ पढ़िए और जाहिर से बात है सिलेक्शन लीजिए, है ना। तो ज्वाइन करना चाहते हो इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना होता है 7319924130। इसी नंबर पर आप पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा ना। कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप इसी नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सिर्फ आप स्पेशल NCERT सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो तो 799 रुपये पे करना पड़ेगा। इसी नंबर पर पेमेंट करके भेजिएगा, आपको बैच में जोड़ देंगे। BSSC सेकंड इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल या BPSC ADO परीक्षा के लिए तैयारी करें तो भाई आपके लिए भी कंप्लीट बैच है। मात्र 999 में कंप्लीट बैच मिल रहा है, आप देख सकते हो। इसमें भी मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल सब कुछ यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग सब समझ ही गए हो। और पूरा सीरीज जो हम आपको यूट्यूब पे करवा रहे हैं उसको जरूर फॉलो करिएगा। सारे नोट्स को जो देता हूँ हैंड रिटन नोट्स प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। ध्यान रहे जब आप MCQ सीरीज हम आपको करवा रहे हैं तो उसको देखने से पहले आप थ्योरी वाला सीरीज को जरूर देखो, क्योंकि उसमें एक एक लाइन पढ़ के बताता हूँ और उसी लाइन से क्वेश्चन उठा के पूछते भी है ना। तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाओ, वहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।